This live transmission is brought to you by Ufone. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के चागी स्टूडियो से इसरार अहमद कसाना और मेरे साथ मेरी साथी को कंपेयर मरियम चौधरी हाजिर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज 4 नवंबर का दिन जो कि अमेरिका में इस दिन है और यहाँ पे रात की है, लेकिन आज अमेरिका वोट कर रहा है और आज वो डिसाइड कर रहा है कि अगले 4 साल के लिए उनका सदर कौन होगा। और आपको मालूम है कि इस वक्त बराक ओबामा और जॉन मैकेन के दरमियान खासा मुकाबला है और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। और आज की जो हमारी मैराथन ट्रांसमिशन है जो अभी शुरू होगी और इंशाल्लाह कल शाम तक रहेगी और हम आपको लम्हा बलम्हा रिपोर्ट्स जो हैं वो देते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे कि मुख्तलिफ स्टेट्स में इस वक्त वोटिंग जो हो रही है वो किस तरफ चल रही है, किस तरह के ट्रेंड्स चल रहे हैं, मुस्लिम्स जो हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी है और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानीज़ हैं जो कि हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं वो इस वक्त वहाँ पे क्या कर रहे हैं। इन तमाम उमूर के हवाले से बात करेंगे। हमारा जो पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक एलेबरेट अरेंजमेंट किया है उस हवाले से हम आपको बताते चलें कि हम आज आपको भी मौका देंगे कि आप एक दफ़ा वहाँ पे वोट करेंगे और फिर आके आप हमारे साथ कॉल्स के ज़रिए भी वोट कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपने किसको वोट किया है, किस बुनियाद पे किया है। हमारे नंबर्स आज आप नोट कर लीजिएगा। आपके लिए हम एक मौका दे रहे हैं कि आप हमें लाइव कॉल्स के ज़रिए हमें बताएं कि आपने किसको वोट किया है और किसको वोट क्यों नहीं किया। ये भी आप नंबर्स नोट कर लीजिएगा। नंबर्स मैं आपको बताता हूँ 920-6541 920-6541 और दूसरा नंबर है 9212-645 9212-645। और ऑब्वियसली जब आप वहाँ से अमेरिका से करेंगे तो आप 01192 और 51 ये हमारा सिटी कोड है पिंडी का, इस्लामाबाद का, ये आप ज़रूर मिलाइएगा और फिर आप ये नंबर्स डायल कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी। मरियम, आज एक्साइटमेंट है, आज पूरी दुनिया में एक्साइटमेंट है, लेकिन ख़ास तौर पे अमेरिका में आज जो हमारे मुस्लिम्स हैं, पाकिस्तानीज़ हैं और जो ओवरऑल अमेरिकन पॉपुलेशन है, दे आर वेरी एक्साइटेड। हाँ, आई एम श्योर एवरीवन इज़ वेरी एक्साइटेड क्योंकि इनका प्रोसेस इतना लंबा है इलेक्शंस का कि इतने अरसे से ये स्पेकुलेशन चल रही है। पहले तो सबकी कंसर्न ये थी कि मेजर पार्टीज़ के नॉमिनेशंस कौन से कैंडिडेट्स विन करेंगे और जैसे कि हम जानते हैं ओबामा का और हिलरी क्लिंटन का काफ़ी सख्त मुकाबला था और काफ़ी लेट डिसाइड हुआ था। सो आज जो फाइनल मिस्ट्री है वो थोड़ी रिजॉल्व हो जाएगी कि हु इज़ द विनर and who is going to be the president for the next 4 years। लेकिन ये बड़ा मुश्किल डिसीजन है वैसे। वहाँ पे जो चॉइस है, एक तरफ देखें कि आप ज़रा टिकट देखें, दोनों रिपब्लिकन टिकट और डेमोक्रेटिक टिकट जो है उसमें ओबामा है और साथ जो बाइडन है। ओबामा ने जो अपना इनएक्सपीरियंस था वो वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के जरिए कवर करने की कोशिश की है। 36 years सेनेट का एक्सपीरियंस है। और साथ दूसरा आप देखें कि जो रिपब्लिकन कैंडिडेट हैं उनका भी उल्टा हिसाब है कि जो जॉन मैकेन है वो अगर एक्सपीरियंस्ड हैं तो उन्होंने यूथ को, सारा पैलिन को उन्होंने साथ किया है, उन्होंने वो करने की कोशिश किया कि जो यूथ है, अगर यूथ ओबामा की तरफ जा रही है तो उसको भी थोड़ा सा चैनलाइज किया जाए टुवर्ड्स रिपब्लिकन। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि क्या जो सारा पैलिन का फैक्टर है वो किस हद तक बैकफायर होने के चांसेस भी हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शी इज़ अ वेरी कैरिज्मेटिक लेडी। और कल हम बात कर रहे थे, वहाँ से हमारी एक अटर्नी है, उनसे उन्होंने कहा जी कि हमें तो उनमें कोई ख़ास क्वालिटी नज़र नहीं आई वुमेन राइट्स के हवाले से। एक्चुअली ये ग्लैमर वर्क्स एवरीवेयर। तो जब सारा पैलिन को इंट्रोड्यूस किया तो रिपब्लिकन्स की वो जो स्टॉजी सी और डल सी कैंपेन थी उसमें थोड़ा सा ग्लिट्स एंड ग्लैमर आ गया था और उनकी वार्डरोब के सिलसिले से काफ़ी न्यूज़ आ रही थी कि $150,000 की उनकी सिर्फ वार्डरोब रिफ्रेश की गई
रही है। वो भी एक स्कैंडल बना। लेकिन नाज़रीन, आपसे गुजारिश ये हम करेंगे कि जो हमारे ख़ास तौर पे ये चूँकि लाइव ट्रांसमिशन जो है ये पूरी दुनिया में जा रही है, लेकिन हम जो हमारे नाज़रीन हैं PTV ग्लोबल के, ख़ास तौर पे जो अमेरिका में हैं, हम चाहेंगे कि आज अगर बात हो तो सिर्फ उनसे हो, क्योंकि आज उनका दिन है, आज उन्होंने डिसीजंस लेने हैं, आज उनको पता चलना चाहिए कि वो किसको ज़्यादा एक्चुअली जो मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका में एक्सपैक्टेड पाकिस्तानी कम्युनिटी, उन पे ज़्यादा इम्पैक्ट होना चाहिए। हम तो यहाँ कंसर्न हैं ही, लेकिन आई थिंक डायरेक्ट इम्पैक्ट तो उनके ऊपर आएगा सारे इलेक्शंस। राइट। और मैं चाहूँगा मरियम कि आज हमें कॉल्स लोग करें तो अमेरिका से ज़्यादा करें, ताकि हम लोग उनके जो इश्यूज हैं वो समझने की कोशिश कर सकें, हालात और एटमॉस्फेयर हमें बताएं। तो इसलिए कॉल्स आप करें, लाइंस आर ओपन। और नंबर्स में आपको दोबारा बताता चलूँ कि 9206541 और दूसरा नंबर है 92126445। और यहाँ पे यह भी आपको बताता चलूँ कि नाजरीन हमें ज्वाइन करेंगे लाहौर से, एक बड़ा रिच पैनल हमारे साथ मौजूद है। इरशाद आरिफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, जो कि रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, नुआए वक्त के साथ उनका ताल्लुक है, बड़ी देर से कॉलम निगारी का भी काम करते हैं और माशाल्लाह बड़े अच्छे जर्नलिस्ट भी हैं। उनको हम वेलकम करते हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीब शामी साहब। शामी साहब को भी किसी तारुफ की मैं जुर्रत नहीं कर सकता। शामी साहब माशाल्लाह बहुत बड़ा नाम है हमारी सहाफ़त का, और चीफ़ एडिटर हैं डेली पाकिस्तान लाहौर के, और उनसे भी बात करेंगे। साथ साथ कराची से हमें ज्वाइन करेंगी डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा, रिनाउंड फेस ऑन PTV, और उनसे भी हम बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोचती हैं। साथ उनके ज़ुबैर मोतीवाला साहब तशरीफ़ रखते हैं, और उनका भी ताल्लुक़ कराची से है, स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी और इकॉनमी के हवाले से भी एक अथॉरिटी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और पूछेंगे कि US इलेक्शंस जो हैं वो हमें कैसे इम्पैक्ट करेंगे और दुनिया को कैसे इम्पैक्ट करेंगे। मरियम, ये दिस इज़ द वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। ओबामा अगर जीतते हैं तो कहा यह जा रहा है कि वो ही विल नॉट ओनली चेंज द US, ही विल चेंज द वर्ल्ड, क्योंकि एक फर्स्ट टाइम अमेरिकन हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में ऐसा होगा कि एक ब्लैक हिस्पैनिक जो आदमी है वो आके प्रेसिडेंट बनता है। किसाना साहब, इन इलेक्शंस को तो हिस्टोरिक कहा ही जा रहा है, बिकॉज जिस तरफ भी रिजल्ट जाएगा कोई ना कोई हिस्टोरिकल माइलस्टोन अचीव होगा। या तो वाइस प्रेसिडेंट होंगी, फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका की होंगी, या तो अफ्रीकन अमेरिकन उनका प्रेसिडेंट होगा। लेकिन एक पर्टिनेंट क्वेश्चन है जो हम अपने एनालिस्ट से भी पूछना चाहेंगे, वो ये है कि प्रेसिडेंट की पावर्स कितनी हैं और उनके सिस्टम में, अमेरिकन सिस्टम में एक प्रेसिडेंट कितना चेंज ला सकता है। Let's go to Lahore and ask शामी साहब। शामी साहब से पूछते हैं। शामी साहब, आप हमें ये बताइएगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना एक विजन प्रेजेंट करता है कि वो अपने मुल्क को, अपनी इकॉनमी को, वर्ल्ड मैटर्स को किस तरह हैंडल करेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम हिस्टोरिकली ये भी देखते आ रहे हैं कि जब वो एक्चुअली पावर में आते हैं तो उस विजन की एप्लीकेशन महदूद हो जाती है। जैसे कि क्लिंटन साहब थे, उनका भी एक मिडिल ईस्ट पीस प्रोसेस से रिलेटेड एक विजन था, लेकिन बाद में हमने देखा कि वो और मसाइल में उलझ गए और तरफ उनको उलझा दिया गया। तो आप थोड़ा सा कॉमेंट करें कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की कितनी पावर्स हैं उनके सिस्टम में रहते हुए। देखिए, अमेरिका में सदारती निज़ाम है, यानी और सदर जो है वो इंतज़ामिया का सरबरा है, और इस लिहाज से वह बिल्कुल सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के दरमियान उस तरह का रब्त ज़ब्त नहीं है जिस तरह पार्लिमानी निज़ाम में होता है। पार्लिमानी निज़ाम में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की तख्लीक होती है, और सदारती निज़ाम में दोनों अलग अलग अपना काम करते हैं। सदर इंतज़ामी सरबराह के तौर पर बड़े वसी इख्तियारात रखता है, अगरचे के चेक्स उसके ऊपर मौजूद होते हैं सेनेट के और कांग्रेस के, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पॉलिसी आगे बढ़ाने में और इनिशिएटिव लेने में ख़ासी हद तक ख़ुद मुख्तार होता है। और अभी आपने देखा कि बुश साहब ने जिस तरीके से और उनके साथियों ने, जिन्हें न्यू कॉन्स कहते हैं, अमेरिका को आगे बढ़ाया, इराक़ पर जिस तरह हमला किया, और फिर अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल पैदा हुई, तो कोई उनकी ख़ास रुकावट नहीं बन सकी उनके रास्ते में, और उन्होंने अपने रास्ते को हमवार किया, और कांग्रेस यहाँ एक और क्वेश्चन मार्क, मुखालफत नहीं हो सकी या उनका रास्ता नहीं रोका जा सका। यहाँ से एक और क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है। जिस पॉलिसी की आप बात करें, इराक पे हमले की पॉलिसी या अफगानिस्तान पे हमले की पॉलिसी, कहा जाता है, रिपोर्ट्स इंडिकेट करती हैं कि जो अमेरिका की एक इस्टेब्लिशमेंट है, जैसे पाकिस्तान में भी हम हमेशा मेंशन करते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, कहा यह जाता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट थी दैट वाज फेवरिंग दैट पॉलिसी। तो जहाँ एक नए विजन की बात की जाती है कि वो पॉलिसीज़ है उन पे कंटिन्यूएशन नहीं रहेगी, एक यू टर्न लिया जाएगा, अगर इस तरह से हम कंसिडर करें तो फिर आपकी नज़र में क्या उनके पास इतनी लेवरेज हासिल है कि वो मुकम्मल यू टर्न ले पाएंगे, या आपकी नज़र में वही पॉलिसीज़ जारी रहेंगी?
नहीं, यू टर्न की बात तो नहीं हो सकती, लेकिन सदर बुश ने और उनके साथियों ने अब जिस तरह से इतलात दी और कौम को जो मवाद फराहम किया और जो दलाइल फराहम किए, जो इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन है उसको जिस तरीके से तोड़ा मरोड़ा, और उससे उन्होंने अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक हमवार कर ली वहाँ की ज़मीन, और बाद में लोगों ने उस पर तनकीद की और इख्तलाफ किया। और अब तो कोलिन पावल भी ये कहते हैं कि इराक़ के हवाले से जो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन दी गई थी वो दुरुस्त नहीं थी। तो ये इंतज़ामिया ने इस तरीके से एक लिहाज से मिसलीडिंग रोल भी अदा किया। लेकिन अभी जो देखिए इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके बारे में ये तवक्को की जा रही है कि ना सिर्फ वाइट हाउस में डेमोक्रेट्स आएंगे बल्कि कांग्रेस में भी डेमोक्रेट्स जो हैं वो अक्सरियत हासिल कर लेंगे। अगर ऐसी सूरत होती है तो डेमोक्रेट सदर के लिए बहुत आसानी होगी कि वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक या अपने विजन के मुताबिक पॉलिसियों को असर नौ तश्कील दे सके। ठीक है, let me bring इरशाद आरिफ साहब into the discussion। इरशाद आरिफ साहब, मुझे ये जरा बताइएगा कि इरशाद आरिफ साहब से मैं पूछना चाहूँगा ख्वाहिश है कि इस वक्त जो सूरत-ए-हाल है और उसमें वो सिंबलाइज कर रहे हैं। बेसिकली जो क्वेश्चन है वो ये है न्यू कॉन्स का और जो लिबरल डेमोक्रेट्स हैं उनके हवाले से। मैं चाहूँगा कि आप जरा हमें बताइएगा कि जो एक फाइट है इस वक्त वो न्यू कॉन्स की और लिबरल डेमोक्रेट्स की चल रही है। आपको मालूम है कि पिछले 8 साल में तो न्यू कॉन्स ने खासा कुछ हमें दिखाया दुनिया में, अपने उनके जो इरादे थे वो हमने बड़े अच्छे तरीके से देख लिए हैं। तो क्या अब जो अगला 4 साल का दौर होगा उसमें भी ये एक सिलसिला चलता रहेगा कि न्यू कॉन्स अगरचे बैक सीट पे होंगे, बैक बर्नर पे होंगे, लेकिन फिर भी वो एक टेंशन का सिलसिला होगा? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो रिपब्लिकन पार्टी का जो कंजर्वेटिव विंग है वो इस वक्त सटपटाया हुआ है और वो उन्हें समझ नहीं आ रही कि हाउ टू रिएक्ट टू द इमर्जिंग सिचुएशन राइट नाउ। देखिए, उनको तो बैक सीट पर जाना पड़ेगा। जो शामी साहब इरशाद साहब को थोड़ा सा जरा दीजिएगा। इरशाद आरिफ साहब प्लीज। जी, जहाँ तक जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट की सोच क्या है, या अगर ओबामा आते हैं तो कितनी बड़ी तब्दीली होगी, ख़ास तौर पर ये वार ऑन टेरर पे। हकीकत ये है कि दोनों जमातें जो हैं वार ऑन टेरर के हवाले से दोनों मुत्तफ़िक हैं कि ये एक मसला है अमेरिका की सिक्योरिटी के लिए, अमेरिकी अवाम के लिए, दुनिया में अमेरिका के जो मफादात हैं। लेकिन जिस तरह के नारा लगाया है ओबामा ने, चेंज वी नीड, तो तब्दीली ज़रूर आएगी। जहाँ तक तब्दीली का दायरा है वो ये तो नहीं हो सकता कि अमेरिका के मजमूई जो मफादात हैं जिस पर वो कौम मुत्तफ़िक हो चुकी है उससे हट कर कोई तब्दीली है। लेकिन अगर ओबामा कायल करने में कामयाब रहते हैं अमेरिकी अवाम को, और ये इलेक्शन में उनकी जीत जो होगी वो इस बात का सबूत होगी कि उन्होंने इन पॉलिसीज़ पर अवाम को कायल किया है, और वो ये समझते हैं कि वार ऑन टेरर ने ना तो अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है, क्योंकि पूरी दुनिया में अमेरिकी बाशिंदे जो हैं, अमेरिकी मफादात जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। उनके जो मसाइल हैं बढ़ गए हैं, मुश्किलात बढ़ गई हैं। इसके अलावा माली और इक़्तिसादी हवाले से अमेरिका को नुकसान हुआ है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है वो ये हुई है कि अमेरिका का इमेज मजरूह हुआ है। पूरी दुनिया में अमेरिकी अवाम, अमेरिकी बाशिंदे, अमेरिकी हुक्मरान नफ़रत का निशान बन चुके हैं, और ख़ास तौर पर आलम इस्लाम में अमेरिका को अच्छी नज़रों से नहीं देखा जा रहा। जहाँ तक अमेरिकी अवाम का ताल्लुक है विद इन अमेरिका, ये भी एक हकीकत है कि अमेरिकी अवाम को भी एक कुर्बानी देनी पड़ी है कि होमलैंड सिक्योरिटी ने उनके लिए जो मसाइल पैदा किए हैं, उनके घरों में छापे पड़ते हैं, उनके टेलीफोन बग होते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिनके अमेरिकी अवाम आदी नहीं थे। आरिफ साहब, इरशाद आरिफ साहब आपकी तरफ वापस आएंगे, लेकिन यहाँ पे नाज़रीन हमें एक ब्रेक लेना पड़ रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे कराची, और कराची में ज़ुबैर मोती साहब वाला के लिए क्वेश्चन छोड़े जा रहा हूँ और उनसे पूछेंगे कि अमेरिका में जो इलेक्शन इस वक्त हो रहा है आज, उसमें इकॉनमी, वहाँ पे आपको पता है कि फॉल्टरिंग इकॉनमी है और वहाँ पे रिसेशन है और ख़तरनाक किस्म का डेट है। मैंने कल भी बताया था कि नेशनल डेट का जो क्लॉक था वहाँ पे वो ख़त्म हो चुका हुआ है। इस हवाले से ज़रा बात करेंगे मोती वाला साहब के साथ। प्लीज़ सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से और मरीम मेरे साथ हैं। मरीम, एक अच्छी डिस्कशन शुरू की है लाहौर ने। अब चलते हैं ज़रा कराची, और कराची में ज़ुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक से पहले मैंने क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन मोतीवाला साहब ये है कि इस वक्त आपको मालूम है कि $10 ट्रिलियन का वहाँ पे नेशनल डेट है और इसके साथ साथ $700 बिलियन का बजट डेफिसिट जो कि तारीख में अभी तक कभी नहीं हुआ वहाँ पे। और आपको मालूम है कि लीमन बैंक और AIG इंश्योरेंस कंपनी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बैंकरप्सी फाइल कर चुकी हुई हैं और उसके बाद लोगों ने ले ऑफ कर दिया है हज़ारों की तादाद में लोगों को। आप मुझे बताइएगा कि आज का जो इलेक्शन है उसमें इकॉनमी कितना मैटर करेगा एज एन इशू? लेकिन ये सबसे बड़ा मैटर इकोनॉमी होगा मेरे हिसाब से। तो इस जो आपका जो अमेरिकन इलेक्शन है, आप देखिए वो टैक्स कट की बात करते हैं, आपकी हेल्थ के मराहत और देने की बात करते हैं, या इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या क्या इकदाम ओबामा ने लेने हैं, क्या क्या इकदाम आपके मैकेन ने लेने हैं, यही बातें सर फहरिस्त हैं। और आप देखिए कि $70 बिलियन तो उन्होंने स्टॉक्स को और लेमैन को सबको रिवाइव करने के लिए डाले हुए हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा हुआ नहीं है, कोई सामने को खातिर ख्वाह। वी डोंट सी एनी इंप्रूवमेंट इन दिस। So I think the biggest challenge for the person who will be the next president of the United States would be of the economy, revival of the economy। और ये जो layoffs हो रहे हैं और ये जो unemployment की percentage जो ऊपर जा रही है, इसको control करना सबसे बड़ा काम होगा। तो I think that Obama has given a sensible program whereby उसने tax cut की तो ज़रूर बात की है, लेकिन साथ ही साथ इसने ये कहा है कि $250,000 के ऊपर जो जिन लोगों की इनकम है उनके ऊपर टैक्स के अंदर इजाफा होगा और 250,000 से जो नीचे वाले हैं उनके अंदर कमी होगी। अच्छा, मोतीवाला साहब थोड़ा सा आप इसी चीज पे फर्दर कमेंट करिए। दुनिया सारी रिसेशन में, खास करके यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जो जितना बड़ा रिसेशन है। मोतीवाला साहब, आपने मेंशन किया था कि ओबामा ने कहा है कि जो हायर इनकम हाउस होल्ड्स हैं उन पे टैक्सेशन की जाएगी, कॉर्पोरेशंस पे वो टैक्सेस लगाना चाहते हैं, लेकिन उसके साथ में हमने देखा है कि मैकेन साहब ने उसके उलट उन्होंने कहा है कि कॉर्पोरेशन टैक्सेस जो है उनको कट किया जाएगा, उनको टैक्स क्रेडिट्स दिए जाएंगे। तो अमेरिका इज अ कंट्री जहां लॉबीज बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो जब इस पस मंजर में हम उन्होंने ओवरऑल कट की बात की है, उन्होंने कॉर्पोरेशंस पे वो टैक्सेस बढ़ाना चाहते हैं ओबामा। और एज वी नो कि उनकी जो बड़ा फॉर एग्जांपल ऑयल सेक्टर है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो उनकी प्रॉफिट टेकिंग को महदूद करना चाहते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उनकी लॉबिंग कितनी स्ट्रॉन्ग है और वो ऐसी लेजिस्लेशन को पास होने देंगे क्या? देखिए जी, पिछले दिनों में जब ऑयल की प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड बढ़ी तो उसको हमको देखना चाहिए कि उस अनप्रेसिडेंट जो कमाई हुई वो किसने की, हु मेड दोज इनकम्स, दिस विंडफॉल इनकम्स एंड ह्यूज इनकम्स। ये ज़ाहिर है ऑयल कंपनीज हैं और ये 250,000 के ब्रैकेट से ऊपर हैं। ही इज गिवन अ ब्रैकेट कि दोज कॉर्पोरेट सेक्टर विच आर अर्निंग मोर देन 250,000 वुड बी टैक्स्ड मोर, उनके ऊपर टैक्स के स्लैब्स को बढ़ाया जाएगा। आई थिंक दिस इज अ वाइज मूव कि जो जितना कमा रहा है उसको आज जब मुल्क को ज़रूरत है और जो रिसेशन US में आया हुआ है वो दे आर लुकिंग एट द कंट्री नॉट एट द पीपल। और अगर जो ऑयल कंपनीज या और जो लेमन जो बैंकिंग सेक्टर था जिसने बहुत कमाया, अब तो आप लेमन ब्रदर्स की हालत देखें जिन्होंने बैंकरप्सी फाइल की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक। तो ये सारा निज़ाम जो है ना, अगर आप देखा जाए तो ये एरा के अंदर द कैपिटलिज्म हैज़ फेल्ड, और इस कैपिटलिज्म के फेलियर के बाद जो शख्स वहाँ आके बैठेगा बुश की जगह पे, ही विल हैव अ वेरी टफ टाइम। अब यहाँ अगर हम US की इकोनॉमी को एज एन ओवरऑल देखते हैं तो दे आर इन डीप रिसेशन, और ये कहते हैं कि 1940s का जो रिसेशन था उसकी तरह का रिसेशन US के अंदर आने आ रहा है। और इसकी मिनिमम लेंथ जो आज बता रहे हैं इकोनॉमिस्ट, वो बता रहे हैं कि 2 साल की लेंथ होगी US में, एंड इट माइट प्रोलॉन्ग मोर। और अगर आप जब इस तरह का रिसेशन आता है तो अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी चीज़ें, अनएम्प्लॉयमेंट की जो पेमेंट्स हैं, जो वहाँ उनका सिस्टम है, ओल्ड एज बेनिफिट्स हैं, और ये जितनी चीज़ें हैं ये बर्डन हो जाता है ऑन दी नेशनल एक्सचेकर जो US का है। तो इन तमाम चीज़ों को जब आप देखते हैं तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टाइम्स फॉर US एंड एनीबडी कमिंग इन। और जब वहाँ आप देखें तो एक ब्लैक अमेरिकन इज likely to become the president of the United States। दूसरी तरफ आप देखें, जैसा rightly you said कि वाइस प्रेसिडेंट एक वुमन है, which would be first time in the history of United States, जहाँ
हिस्ट्री सेट करने जा रहे हैं, वहाँ से साथ साथ जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स हैं वह इकोनॉमी के हवाले से वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, और जो भी आदमी जो वहाँ आके बैठेगा ही विल हैव अ वेरी वेरी टफ टाइम एज फार एज द डिसीजंस आर कंसर्न विद रिगार्ड टू इकोनॉमी। और इकोनॉमिक जब डिसीजंस लेने जाएंगे तो दे हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो रिसेशन है या ये जो $10 ट्रिलियन का जो शॉर्टफॉल है उसको कहाँ से आया, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंडिचर। जी, डॉक्टर हुमा बकाई, लेट्स हैव योर एनालिसिस ऑन दिस। मोतीवाला साहब ने मेंशन किया है कि चूंकि उनकी इकॉनमी बुरी तरह से रिसेशन में जा रही है तो उनको सबसे पहले अपनी इकॉनमी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, लेकिन एट द सेम टाइम दे हैव दिस ऑन गोइंग वॉर ऑन टेरर। तो आपको क्या नज़र आता है कि जहां उनके अपने इंटरनल वॉर्स इतने ज़्यादा हैं, जहां उन्होंने अपनी इकॉनमी को, अपने फाइनेंसिस पे अटेंशन देनी है, उसको प्रायोरिटाइज करना है, साथ में वी हैव बीन हियरिंग कि मज़ीद आर्मी की डिप्लॉयमेंट की जाएगी अफगानिस्तान में, तो इस वॉर की मजीद फाइनेंसिंग किस तरह करेगा अमेरिका अगर दे ऑलरेडी आर इन सो मच ट्रबल? देखिए, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ओबामा जो है उन्होंने बहुत कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स दिए हैं, और वो कैटेगोरिकल स्टेटमेंट्स मेरे ख्याल है जो मासेस हैं अमेरिका में उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी किया है, और उसका इंडिकेटर्स ये हैं कि जो पोल्स हुए वहाँ 54% अमेरिकन का ये ख्याल है कि जो फाइनेंशियल क्राइसिस है यूनाइटेड स्टेट्स का उसको ओबामा मैकेन से बेहतर हैंडल कर सकते हैं। इसी तरह 53% लोगों का ख्याल है कि जो इकनॉमिक क्राइसिस है उसको ओबामा बेहतर तौर पे हैंडल कर सकते हैं। जहां आपने इस इकनॉमिक क्राइसिस को लिंक किया उनके फॉरेन पॉलिसी एजेंडे से, तो ओबामा ने तो बहुत क्लियर बात कही, ही सीज अ विड्रॉल फ्रॉम इराक एंड एन एंगेजमेंट इन अफगानिस्तान। तो वो ये समझते हैं कि इससे फंड्स रिलीज़ होंगे, लेकिन मैं ये मेरा ख्याल इसका बहुत सिंपलिस्टिक व्यू होगा, इसको ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत है। और अगर हम इसे डिटेल में देखें तो एज़ लेट एज़ अक्टूबर 17 पे जो ओबामा ने इंटरव्यूज़ दिए उसमें उन्होंने लार्जली जिन लोगों की तरफ इशारा किया वो वही सिक्योरिटी प्लेयर्स हैं जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल वो बहुत कंफर्टेबल हैं रॉबर्ट गेट्स के साथ काम करने में, वो बहुत कंफर्टेबल हैं डेविड पेट्रस के साथ काम करने में। इनफैक्ट वो तो इस हद तक गए कि उन्होंने ये कहा कि अगर मैं इलेक्शन जीतता हूँ और वाइट हाउस में जाता हूँ तो मैं मैकेन को भी बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दूंगा। तो इन सम वेज़ हम ये देखते हैं कि जो ओबामा की पॉलिसी है फॉरेन पॉलिसी पे, वहाँ पे आप टेक्टिकल चेंज देखेंगे लेकिन कंटिन्यूटी है, और यही वजह है कि ओबामा आज पोल्स में उस तरह लीड कर रहे हैं जिस तरह के वो लीड कर रहे हैं। एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि इससे महंगे इलेक्शंस कभी अमेरिका में नहीं हुए। दीज आर द मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस। $600 मिलियन जो हैं वो ओबामा ने ग्रॉस किए, किसी प्रेसिडेंट ने कभी इतनी फंड्स नहीं रेस किए। ये फंड्स जो रेस किए हैं ओबामा में, ये इंडिकेटिव हैं इस बात के कि जो जिन लॉबीज़ की तरफ आपने इशारा किया था कि जो कॉर्पोरेट सेक्टर है अमेरिका की, जो एस्टैब्लिशमेंट है अमेरिका की, वो ओबामा को सपोर्ट करती है। फिर आप उनके न्यूज़पेपर्स की तरफ आ जाइए, ऐसे न्यूज़पेपर्स जिन्होंने पिछले 100 सालों में कभी रिपब्लिकन्स के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं किया था, उन न्यूज़पेपर्स ने आके इस वक्त ओबामा को सपोर्ट किया है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि ओबामा ने प्राइमरीज से लेके फाइनल्स तक अपने स्टांस को चेंज किया है। ही इज़ बिकम अ सेंट्रिस्ट। उसने उन तमाम स्टैब्लिशमेंट के तहफ़्फ़ुज़ात को अपनी पॉलिसी का हिस्सा बनाया है। तो डॉक्टर बकाई, आपको क्या लगता है कि आगे जाके वो अपना स्टैंस मजीद चेंज कर लेंगे? व्हाइट हाउस में बैठेगा मोस्ट लाइकली ओबामा। मोस्ट पीपल आर पुटिंग इसमें मजीद बात करेंगे। मरियम, हमें थोड़ा सा अब ज़रा देखते हैं कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी हमें ज्वाइन इन करना चाहते हैं, और ये जो क्वेश्चंस अभी डिस्कशन में सामने आए हैं, एक तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने कहा कि एंड ऑफ कैपिटलिज्म, मेरा ख्याल है कि इट विल बी टू प्रीमेच्योर। अभी यहाँ पे थोड़ा सा हार्श तो चले, हार्श तो खैर नहीं है, लेकिन अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन अभी आई थिंक रियलिस्टिकली speaking, it is going to be a little premature to say कि capitalism has ended in the US. It has not as yet, लेकिन obviously cracks उसमें आए हैं, और जो सिस्टम है उनका जाहिर है कि वो उस पर बेस करता है तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। यहाँ पे नंबर्स आपको एक दो फिर नाज़रीन आपको बताते चलें कि हमें कॉल्स आ रही हैं, आप मज़ीद हमें कॉल्स कीजिएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आप हमें कॉल्स कर सकते हैं 92064541, और दूसरा नंबर है 92126445। और इसके साथ साथ ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज हमें जो ईमेल मिली है एल गोर जो फॉर्मर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट हैं उनकी तरफ से, उसको भी जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि उन्होंने हमें क्या कहा है और क्या वो चाहते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी कराची और डॉक्टर हुमा वकाई साहिबा और ज़ुबैर मोतीवाला साहब जो हैं वो डिस्कशन में थे। मरियम, जो चीज़ें उन्होंने कही हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके साथ साथ कैंपेन पे भी हम ज़रा थोड़ी सी नज़र डालते हैं कि कैंपेन जो चलाई गई है दोनों कैंडिडेट्स की तरफ से, एक तो आपने जिक्र किया कि बड़ी एक्सपेंसिव कैंपेन जो कि हिस्ट्री में कभी ऐसे नहीं, 1 बिलियन से भी ज़्यादा बल्कि एक्सीड कर गई है। और ये कुछ एस्टिमेट्स के जो पूरा प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का जो पूरा मैकेनिज्म है उसमें $5 बिलियन जो हैं वो खर्च होने जा रहे हैं, जो कि अनबिलीवेबल है, स्पेशली इन दिस इकोनॉमी। देखें ना, इस तरह की इकोनॉमी हो ड्विंडलिंग किस्म की, और उसमें आप देखें कि लीमन बैंक जो है ओल्डेस्ट बैंक है, लार्जेस्ट बैंक था वो अमेरिका में, उसको ख़त्म होते हुए भी लोग रोए हैं वहाँ पे। मैं आई वाज देयर और लोग रो रहे थे कि जी ये इतना ज़बरदस्त एक इंस्टीट्यूशन था जो कि ख़त्म हो गया। जब क्रेडिट क्रंच आता है तो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि हर चीज़ को टोन डाउन किया जाएगा। अच्छा, उसमें जो दूसरा जो एक फैक्टर है वो ये है कि जो कैंपेन जिस तरह चलाई गई है उसमें दोनों कैंपेन का अगर हम कंपैरिजन करें तो उस पर हम बात करना चाहेंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। लेकिन उससे पहले मैं जिक्र कर लूँ जो मैंने बात की थी ईमेल का। एक ईमेल जो हमें एल गोर साहब ने भेजी है, वो कहते हैं कि हेलो स्टार कसाना, बाय द नैरोएस्ट ऑफ मार्जिन्स वी लॉस्ट आवर चांस टू इलेक्ट जॉन कैरी प्रेसिडेंट इन 2004 and cut short the disastrous course of the past 4 years. In 2000 and 2004, just a small difference in voter turnout would have made the difference. आपको मालूम है कि जो पिछली दफ़ा इलेक्शन हुआ था उसमें पॉपुलर वोट एल गोर ने जीत लिया था। This time around, that difference could be you. That's why I'm asking you to consider taking the day off to volunteer on election day, Tuesday, यानी आज का दिन जो है, to help carry Barack Obama to victory. I know that this is not possible for everyone, but if you can, I would like for you to sign up to get out the vote on election day so that we can finally bring the change this country needs. With so much at stake, your phone calls or door knocking could be the difference between setting our country back on the right path or another 4 years of dangerously irresponsible policies. ये ज़रा गौर कीजिएगा, वो कह रहे हैं कि dangerously irresponsible policies. The passion and the enthusiasm of Barack's movement for change is so exciting and so important, but it will only count if we turn that passion into votes on election day. And as strong as we are right now, it could still come down to a few votes in 1 or 2 battleground states. It's up to each of us right now to commit to doing everything we can. We are hoping you are able to give one day. You can help make history in this election. Please go to, ये उन्होंने वेबसाइट का भी दिया है, थैंक यू एल गोर। एल गोर साहब ने कहा है, और ये जो आज जो उन्होंने बात की है, ये देखें असल बात जो है उन्होंने इशारा भी किया है कि जो पिछला इलेक्शन हुआ था जिसमें ही लॉस्ट द इलेक्शन 2000 में तो इनका इतना कंट्रोवर्सी रही थी प्रेसिडेंट बुश के साथ, वो भी हुई, और फिर 2004 में जो कैरी का इलेक्शन था वो भी बड़ा क्लोज हुआ था। वो भी आपको याद है कि बड़ा कई स्टेट्स में जाके बैटल ग्राउंड स्टेट्स में मसला बन गया था, फिर वोटिंग मशीन्स का फ्रॉड हुआ था। इसी वाले से नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द पैनलिस्ट। शामी साहब से एक्चुअली हम ये पूछना चाहेंगे कि शामी साहब, ओबामा की हमने देखी है कि कैंपेन काफ़ी मोमेंटम उसका रहा है, बहुत ज़्यादा ही ह्यूजली पॉपुलर ऑल ओवर द वर्ल्ड, एकदम हो गए, उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत जल्दी ऊपर चढ़ा। लेकिन उसके साथ साथ कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि देयर सच अ थिंग कॉल्ड एज द 72 आवर इफेक्ट, कि बिल्कुल इलेक्शन से एक दिन पहले या 2 दिन पहले में लोगों का तासुर या इलेक्शन का जो मोमेंटम है उसमें तब्दीली आ जाती है, और जब वोट डाला जाएगा तो शायद अमेरिकन ये सोचेंगे कि क्या हम एक स्याफाम प्रेसिडेंट चाहते हैं। और इस बात को अगर हम काउंट करें तो एक ब्रैडली इफेक्ट भी था, जहां एक गवर्नर था कैलिफोर्निया का, ही वाज कंटेस्टिंग फॉर द गवर्नरशिप एंड ही वाज वेरी पॉपुलर, लेकिन आखिर में वो हार गए थे। तो आपको क्या ये इस इफेक्ट का यहाँ नज़र आता है अमल? देखिए, इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो ये लगता है कि बारक ओबामा जो हैं वो जीतेंगे, लेकिन बहरहाल इलेक्शन है और कोई भी अपसेट हो सकता है, और ये जो नस्ली तासुब है वो ज़िंदा हो सकता है बहुत सारे लोगों में, और वो वोट डालने के लिए निकल सकते हैं। वोटिंग जो यानी परसेंटेज है वोट डालने वालों की, उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि अब तयक्कुन से तो आप कोई बात नहीं कह सकते, लेकिन जो कराइन है और जो शवाहिद हैं और जो असेसमेंट्स हैं और जो अब पोल हो रहे हैं इस वक्त भी, उनमें यही लगता है कि ओबामा आगे हैं और वो जीत जाएंगे। और देखिए, ओबामा की जो पॉपुलैरिटी है उसके कई फैक्टर्स हैं, और उनमें एक बड़ा फैक्टर तो बुश साहब की अनपॉपुलैरिटी का भी है कि उन्होंने जो कुछ किया है और जिस तरह इकॉनमी के साथ हुआ, जिस तरह फिर खारजा पॉलिसी के साथ हुआ, और जिसके जो असरात अमरीकी अवाम पर पड़े हैं, उसने उनको बहुत गैर मकबूल बना दिया है। इस वक्त उनकी 28% है
जो उनकी कबूलियत की शरह है। अब और वो इस कैंपेन में कोई हिस्सा उन्होंने नहीं लिया। आज भी वो आराम कर रहे हैं, यानी कहीं नमूदार नहीं हुए। और मकैन ने भी ये कोशिश की है कि उनसे वो एक फासले पर रखें अपने आप को, और उन्होंने भी बुश साहब की कई पॉलिसियों को पर तनकीद की है। और इस वक्त प्रेसिडेंट बुश आराम कर रहे हैं और किसी तरह से उन्होंने ये अपील नहीं की या उनसे करवाई गई कि वो मकैन के हक में मैदान में निकले। तो इससे मालूम होता है कि जो अमेरिका की फ़ज़ा है वो किस कदर उनके ख़िलाफ़ है। और इसमें इस फ़ज़ा में ओबामा जो हैं वो आगे बढ़े हैं। एक तो ओबामा की अपनी पर्सनैलिटी ऐसी है, उनकी बात करने का अंदाज़ है, बड़े अच्छे स्पीकर हैं, बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं और उनको एक मुकर्रर के तौर पर लोगों के दिल में उतर जाते हैं। और फिर अमेरिका में अवाम जो है चेंज चाहते हैं। ये सारे फैक्टर्स अपनी जगह हैं। लेकिन अगर बुश साहब का 8 साला दौरे सदारत ना होता तो शायद वो जी आरिफ साहब, जहां मकेन साहब ने कोशिश की शायद ओबामा जो है इस इरशाद आरिफ साहब आपसे हम पूछेंगे, जहां मकेन साहब ने कोशिश की है कि वो बुश साहब से अपने आप को थोड़ा सा डिस्टेंस करें और अपनी कैंपेन को उनसे अलहदा रखें, वहां ओबामा साहब से भी एक एसोसिएटेड फिनोमेना है कि उन्होंने कोशिश की है कि अपनी मुस्लिम रूट से अपने आप को थोड़ा वो डिस्टेंट रखें, क्योंकि उनके खिलाफ काफ़ी प्रोपेगेंडा भी किया गया। उनके एक्चुअली जो रिपब्लिकन्स की स्लोगनरिंग थी वो कुछ इस तरह से थी कि मकेन और हुसैन, कुछ प्लेकार्ड्स पे उसामा एंड ओबामा की कन्फ्यूजन भी क्रिएट की गई। नतीजतन ओबामा साहब की कोशिश ये थी कि मैं अपनी मुस्लिम रूट से अपने आप को अलहदा दिखाऊं और मैं अपने आप को क्रिश्चियन के तौर पे पेश करूं। तो इसका क्या इम्पैक्ट है मुस्लिम मरियम हम जाएंगे इरशाद आरिफ साहब की तरफ, लेकिन नाज़रीन आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बराक ओबामा इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं और ये इलिनॉय शिकागो में वो अपने होम टाउन में वोट कास्ट कर रहे हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रेसिडेंट ओबामा जो कैंडिडेट हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ओबामा, वो इस वक्त वोट कास्ट कर रहे हैं। उनकी मिसेज भी उनके साथ आई हैं और आप देख रहे हैं कि ये एक बड़ा ही सिग्निफिकेंट किस्म का एक व्यू है जो हम आपको दे रहे हैं। नाजरीन आप देख सकते हैं ओबामा ने वोट कास्ट किया है और देखते हैं कि अब इसके बाद वो उनकी क्या एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़े जलसे का एहतमाम किया गया है इलिनॉय में और वहाँ पे तकरीबन आज एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तकरीबन 1 मिलियन लोग वहाँ पे सड़कों पे इकट्ठे होंगे अगर वो जीत जाते हैं तो। जी कैरी ऑन मरियम विद इरशाद आरिफ साहब। आपसे हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि ओबामा साहब जो अभी वोट भी कर रहे थे अपनी मुस्लिम रूट से उन्होंने अपने आप को डिस्टेंट किया है, तो इसका क्या इम्पैक्ट आया है मुस्लिम कम्युनिटी पे, जो कि अराउंड 20 लाख मुस्लिम्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स में बसते हैं, उन्होंने इसको किस तरह से लिया है? देखिए, ओबामा के लिए मुश्किल ज़रूर थी कि एक तो ये था कि वो अफ्रीकी हैं, दूसरा उन पर ये लेबल लगा कि वो मुसलमान हैं और अपने आप को छुपाते हैं। फिर वो इंडोनेशिया में रहे, उनकी शहरियत जो थी उस पर भी एक बहस होती रही कि क्या वो अमरीकी शहरी हैं भी या नहीं हैं। इसके बावजूद उन्होंने ये तो वजाहतें ज़रूर की कि मैं मुसलमान नहीं हूँ और मेरे वालिद भी मुसलमान नहीं थे, मेरे दादा मुसलमान थे, लेकिन उन्होंने मुसलमानों से अपने आप को दूर नहीं रखा, बल्कि आखिरी जो उनकी स्पीच हुई और फिर जो उनकी किताब सामने आई उसमें भी उन्होंने ये वजाहत की कि मैं मुसलमानों के हकूक़ का हमेशा अलंबरदार रहा हूँ और मुसलमानों को यहाँ जो स्टेटस मिलना चाहिए वो अभी नहीं मिला और वो मिलना चाहिए और मैं उनकी हिमायत करूँगा। तो मुसलमानों से वो दूर नहीं रहे। लेकिन एक दो चीज़ें जो हैं वो उनके हक़ में जाती हैं। एक तो ये है कि क्लिंटन ने उनकी कैंपेन में हिस्सा लिया, हिलरी क्लिंटन ने उनकी कैंपेन में हिस्सा लिया। जो अमेरिका के क्लिंटन जो थे पॉपुलर प्रेसिडेंट थे, 2 टर्म उन्होंने ली हैं, उनकी पॉलिसीज़ आज भी लोग याद करते हैं और ख़ास तौर पर ये इकॉनमी के हवाले से। तो इस लिहाज से वो अलग रहे मकैन से और उन्होंने बैक वक्त जो है बुश की पॉलिसी को भी रिजेक्ट किया, मकैन की जो थी कैंपेन उसको भी कोशिश किया कि उनको डिफेंस पे लाएं। और साथ ही साथ ओबामा जो है इस वक्त पॉपुलर जो सबसे ज़्यादा हैं वो नौजवान नस्ल में हैं, वो ख़ुद भी नौजवान हैं और इस वक्त कहा यह जा रहा है कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक जो है वो नौजवान नस्ल का वोटर है। और आपको मालूम है कि ये पिछले दौर में वो जो मोटर वोटर एक कानून था वो मंजूर हो चुका है, तो वोटर्स की तादाद भी बढ़ चुकी है। तो इसका फ़ायदा जो है लाजमन ओबामा उठाएंगे
और अगरचे ये ठीक है कि जो तासुब है, नस्ली तासुब अमेरिका के अंदर और मजहबी इस तासुब पर मजीद बात करेंगे। हमारी ब्रेक का वक्त आ गया है और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मरियम जो आपने बात की थी ब्रैडली इफेक्ट की, ब्रैडली इफेक्ट में थोड़ा सा नाज़रीन बताता चलूँ कि ब्रैडली इफेक्ट जो है वो ये है कि जब एक सफ़ेद फॉर्म जब इलेक्शन के दिन वोट डालने जाए और वो जब जैसे अभी आप देख रहे थे कि ओबामा वोट कास्ट कर रहे थे, तो जब वो वहाँ पे जाए और वहाँ पे ये जाके सोचे, वो होगा शायद ओबामा का सपोर्टर, लेकिन वहाँ पे जाके अगर वो वाइट जो है वो जाके सोचता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या स्याह फॉर्म को वोट डाल रहा हूँ, तो वहाँ से अगर वो अपना चेंज करता है माइंड और फिर वो वाइट को डाल देता है, जॉन मैकेन को, तो दिस इज़ कॉल्ड ब्रैडली इफेक्ट। ब्रैडली इफेक्ट का हमने कल भी क्वेश्चन पूछा था और हमें बताया गया है कि इस दफ़ा कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं हैं ब्रैडली इफेक्ट के इन प्लेस आने के, लेकिन कोई पता नहीं है, यू नेवर नो। आज इलेक्शन डे है, देखते हैं क्या होता है। आफ्टर दिस ब्रेक हम थोड़ा सा मजीद बात करेंगे, कराची जाएंगे और ज़ुबैर मोतीवाला साहब से पूछेंगे कि जो उन्होंने कैपिटलिज्म की बात की थी क्या वो हमने सच समझी है या वो कुछ और उसमें एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं। आफ्टर दिस ब्रेक प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही है अमेरिकन इलेक्शंस की और हम लाइव हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, पीटीवी और पीटीवी ग्लोबल और तमाम लोग जो दुनिया में हमें देख रहे हैं। हम आज बात कर रहे हैं अमेरिकन इलेक्शंस के हवाले से और हमारे साथ एक रिच पैनल लाहौर और कराची में भी मौजूद है। हमने आपसे भी रिक्वेस्ट की है कि आप भी अगर ज्वाइन इन करना चाहें हमें, तो इस जो नंबर्स हमने दिए हैं 920654 और 9212 इन दोनों नंबर्स पे हमें कॉल्स करके आप यहाँ पे भी वोट कास्ट कर सकते हैं एक तरह का, और हमें बता सकते हैं कि आपने कैसे ये वोट किया है आज। और एक चीज़ जो मरीम बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो खासी बड़ी तादाद जो है वो अनडिसाइडेड्स की है आज के जो इलेक्शन है। और अनडिसाइडेड की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेजॉरिटी जो है अनडिसाइडेड की वो लोग हैं जो कि वाइट्स हैं, दूसरा वो लोग हैं कि जो कि हिलरी के सपोर्टर्स हैं। अब हिलरी के सपोर्टर्स के लिए ये बड़ा मुश्किल था इसको रेकनसाइल करना कि हम वापस कैसे ओबामा को सपोर्ट करें, क्योंकि वो तो कुछ और सोच के आए थे उस कैंपेन में। प्लस उनके पास एक और ऑप्शन भी है कि वो एक और खातून को भी वोट डाल सकते हैं। लिहाजा ओबामा को ये एक बड़ा फिक्र पड़ा हुआ था कि ये कैसे मुमकिन होगा कि जो हिलरी के सपोर्टर्स हैं उनकी तमाम तादाद जो है वो हमें वोट कर सकती है। तो जो हिलरी है उनको बाहर निकलना पड़ा, क्लिंटन साहब को बाहर निकलना पड़ा। और जो बात हम पहले कह रहे थे कि शामी साहब नहीं, इरशाद आरिफ साहब ने कहा और शामी साहब ने भी, कि एक तो ये है कि प्रेसिडेंट बुश जो है वो एब्सेंट है इस कैंपेन में। ये ऐसे लग रहा है जैसे उन्होंने उनको अबैंडन कर दिया है और कह दिया कि जनाब जाओ। ये कुछ वो कंपैरिजंस आ रहे हैं, जब पीएमएलक्यू कैंपेनिंग कर रही थी तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ से कहा गया था कि आप हमारी कैंपेन से जरा डिस्टेंट रहें। हाँ। उससे कुछ हमें कंपैरिजन हो सकता है कि ये एक डिलिबरेट उनको हो, क्योंकि वो हो सकता है कि ममालिक में या ब्रांडिंग पे और पब्लिक रिलेशनिंग पे और आपकी इमेज बिल्डिंग पे उनका इतना ज्यादा एम्फेसिस है कि वो इस बात से कॉन्शियसली अवेयर है कि अगर एक अच्छा इमेज नहीं जा रहा तो उससे हमें डिस्टेंट ही रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो खास तौर पे एक चीज जो आज मैटर करेगी वो ये है कि जो बैटल ग्राउंड स्टेट्स हैं और उसमें खास तौर पे पेंसिल्वेनिया है, वर्जीनिया है और वो जो फ्लोरिडा है, वो क्या होता है, वहां पे क्या होता है। लेकिन नाजरीन हमें यहाँ पे एक और ब्रेक लेना पड़ रही है और वो वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी अमेरिकन इलेक्शंस की न्यूज़ ब्रेक से पहले और बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इस वक्त अमेरिकन को फेस करने पड़ रहे हैं। इकॉनमी की हमने बात की है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है मरीम, और वो ये है कि हमने गुज़श्ता 8 साल जो भुगते हैं, मैं लफ्ज़ जान के ये यूज़ कर रहा हूँ कि भुगते हैं हमने 8 साल, जिसमें हमने बुश साहब को बेसिकली जो न्यू कॉन्स की पॉलिसीज थी उनको देखा और वॉर ऑन टेरर के नाम पे एक नया सिलसिला शुरू हुआ। आपने देखा है कि वो अभी तक अनएंडिंग है, उसका कोई एंड भी नहीं नज़र आ रहा। इस इलेक्शन में वॉर ऑन टेरर का कहीं जिक्र नहीं है और इतना बड़ा इशू जैसे ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने भी कहा कि इकोनॉमी के लिए तो वहाँ पे बड़े लोग तड़प रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में उन्होंने एक आग लगाई हुई है उसका जिक्र वहाँ पे उस कदर नहीं है। अभी हमने देखा कि अफगानिस्तान का जिक्र होता है, पाकिस्तान का जिक्र तो होता है, लेकिन वॉर एंड टेरर कहाँ पे ख़त्म होगी, कैसे ख़त्म होगी, क्या ये सारा सिलसिला इसी तरह सदियों चलता रहेगा? इसका कोई ना कोई तो मिशन अकम्पलिश, जिस तरह बुश साहब ने एक दफ़ा कह दिया था, तो वो कहीं मिशन अकम्पलिश कहाँ पे होगा? किसाना साहब, मुझे यही बात सरप्राइजिंग लगती है बिकॉज इनकी
इलेक्शन कैंपेन इतनी एग्जॉस्टिव है, इतनी लंबी है, और जैसे कि हम इस मुल्क में कंप्लेन करते हैं कि हम इश्यूज को डिबेट नहीं करते, इन्होंने इश्यूज को डिबेट किया है, लेकिन उसके बावजूद हमने कोई क्लियर पॉलिसीज या कोई क्लियर विजन नहीं देखा। ओबामा साहब कहते हैं कि मैं आर्मी को, अपनी फौजों को वापस बुलाऊंगा इराक से, मैकेन साहब बात करते हैं रेडिकल इस्लाम की, फिर ओबामा साहब बात करते हैं पाकिस्तान की, बीच में अब उन्होंने कश्मीर पे अच्छी कंप्लेसेंट स्टेटमेंट दी है, लेकिन इट्स ऑल अ मिक्स्ड बैग, और इसमें हमें अभी तक एक क्लैरिटी और विजन नजर नहीं आता। तो फिर नो वंडर आर्म चेयर थ्योरिस्ट फिर यही बात कहते हैं कि ये सारी थ्योराइजिंग शायद ये कैंडिडेट्स नहीं करते, अमेरिका की लॉबीज करती हैं, पीछे लॉबीज करती हैं। और उसमें हैं। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं 2-1 हफ्ते पहले तक न्यूयॉर्क में था, तो वहाँ पे एक बहुत एक्सप्लोसिव इशू जो है, जो डोमेस्टिक इशू है, वो इमिग्रेशन का है। अब जो इमिग्रेशन का इशू है वो इतना बड़ा है कि जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व्ड इन इट। और अब कैन यू इमेजिन कि 3 डिबेट्स हुई हैं, चौथी वाइस प्रेसिडेंशियल डिबेट थी, और चारों डिबेट्स में इमिग्रेशन इशू का नाम तक नहीं था। आपने लॉबीज की बात की ना, लॉबीज आर सो स्ट्रॉन्ग कि उन्होंने सोचा कि ये इतना एक्सप्लोसिव इशू है, अगर हमने इस पे साइड ली तो दोनों पार्टीज का नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने बैठ के कहीं डिसाइड किया होगा अंदर खाते कि जनाब इमिग्रेशन के इशू को आप टच ही ना करें। लिहाजा तीनों जो लोग वहाँ पे डिबेट्स देख रहे थे वो ये इंतजार में थे कि किसी ना किसी लेवल पे इमिग्रेशन का जो इशू है वो टच होगा, लेकिन तीनों डिबेट्स में वो नहीं हुआ। तो दैट इज़ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। जो वहाँ पे लोग रहते हैं वो इस बात को समझ सकते होंगे, और इस ट्रेवेल्स में से जिसमें से वो गुजर चुके हैं इमिग्रेशन के हवाले से, वो समझते थे कि शायद हमें कोई इसमें रिस्पाइट मिलेगा। लेकिन एनवायरनमेंट एक सॉफ्ट इशू है, उस पर दोनों जी प्रोपोनेंट्स हैं उसके कि एनवायरनमेंट को जी हमने इम्प्रूव करना है और इमिशंस को हमने कंट्रोल करना है, लेकिन जो एक्चुअल की कन्फ्लिक्टिंग दुनिया में जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनके पीछे कोई क्लियर पॉलिसी। आपने देखा ना, आपने एनवायरनमेंट की बात की कि दोनों इकट्ठे हैं, एक और चीज़ पे दोनों इकट्ठे थे, और वो था $700 बिलियन का बेल आउट पैकेज। पहले ओबामा साहब ने उसको क्रिटिसाइज किया कि जी हम इस पे नहीं आएंगे और ये बड़ा गलत पैकेज है, लेकिन बाद में हमने देखा कि उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और वो दोनों इकट्ठे बैठे, बुश साहब के साथ बैठ के उन्होंने $700 बिलियन का उन्होंने एक पैकेज दिया सिर्फ जो बड़े बड़े उमरा थे उनको बेल आउट करने के लिए। उसका एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को जो कि ले ऑफ हो चुका हुआ था, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और लोग कह रहे थे कि जो अक्सर लोग हैं वो इसको सफ़र कर रहे हैं। लेकिन अब चलते हैं अमेरिका, मरियम, और चलते हैं हमारे साथ शाहिद अहमद खान साहब, डेमोक्रेटिक पार्टी के एडवाइजर हमारे साथ मौजूद है। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, ये अस्सलाम वालेकुम से मुझे लग रहा है कि आप बड़े खुश हैं और बड़े एक्साइटेड हैं। क्या वाकईतन आपको वोट डालने के बाद एहसास हो गया है कि पोलिंग स्टेशंस पे जो ओबामा की लाइंस हैं वो खासी लंबी लंबी हैं और मैकेन की तरफ कोई नहीं जा रहा? ऐसे है कि इस मरतबा जो अर्ली पोलिंग में भी जो लाइन्स है वो काफी लंबी थी, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है अमेरिका में, बिकॉज अमेरिकन रियली फील कि इस इलेक्शन से पूरी दुनिया का ताल्लुक है और पूरी दुनिया में चीजें चेंज होगी इस इलेक्शन के जो भी रिजल्ट होंगे। तो पीपल आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड। मैं इस वक्त खुद पेंसिल्वेनिया में हूँ हमारे दोस्त सेनेटर बॉब केसी के साथ, और ये भी एक हमारी बैटल ग्राउंड स्टेट है जिसमें बराक ओबामा जो है वो 8 से 10 पॉइंट तक लीड में है, लेकिन इट्स अ टफ स्टेट। So we are working in the trenches, going to use doorbells, asking people to go out and vote. Working out well. Most likely by the end of the day, we are expecting a good turnout and a good result, which is a very favorable result. पेंसिल्वेनिया जो है ये खासी इंपॉर्टेंट स्टेट बन चुकी भी है, 21 इलेक्टोरल वोट्स हैं इसके। आप समझते हैं कि ये ब्लू स्टेट बन जाएगी, क्योंकि अभी तक अनडिसाइडेड है और कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आप ऑप्टिमिस्टिक हैं इस हवाले से? जी, हमारे ख्याल में ये ब्लू स्टेट बन जाएगी। सेनेटर कैरी ने भी स्टेट जीती थी मिड टर्म इलेक्शन में। हमारे दोस्त बॉब केसी जो कि डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे उस वक्त, जिन्होंने एक बहुत बड़े रिपब्लिकन आइकॉन निक सेंटोरम को हराया था, तो वो जो है वो मोस्ट लाइकली इज गोइंग टू बी ए ब्लू स्टेट। इस वक्त जो 8 स्टेट्स हैं वो आर इन प्ले, एक फ्लोरिडा, Washington State, Oregon, Nevada, Virginia, Pennsylvania, Ohio, Minnesota and Michigan. ये 8 states are in play जो हमें जिन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स का नाम दिया हुआ है, और in most of the states polls are looking good, favorable to Barack Obama. ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल है, कल भी हम बात कर रहे थे, तो अक्सर लोगों का डर था, खासतौर पर जो डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स हैं, वो डर था उनका कि मे बी ओबामा विल फॉल्टर नियर द फिनिश लाइन। इज दैट पॉसिबल?
देखिए हमारे पास जो पोल्स का एक सिस्टम है यहाँ पर, प्रीटी ऑथेंटिक सिस्टम। तो अगर कोई अनयूजुअल चीज होती है तो कहा नहीं जा सकता ये इलेक्शन है, पीपल गो आउट बिहाइंड द डोर, बिहाइंड द कर्टन एंड कास्ट देयर वोट। लेकिन जो पोल्स का सिस्टम इज वेरी साइंटिफिक, तो उसमें तो ऐसा नहीं लगता कि कोई मकेन का फेवरेबल रिजल्ट आए, कोई नजर समझ नहीं आती बात। शाहिद साहब, ज्यादा यंग वोटर्स एनर्जाइज हो गए हैं कि अब अनयूजुअल हो गया है सिलसिला। शाहिद साहब, मेरे साथ मेरी को कंपेयर है मरियम, वो आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हैं। जी शाहिद साहब, आप ये बताइएगा कि दो सोशल सब ग्रुप्स का क्या रिस्पांस है सेनेटर ओबामा के लिए, और उनमें आप बताइए मुस्लिम कम्युनिटी का फर्स्टली क्या रिस्पांस है? आर दे वेरी वार्म टुवर्ड्स ओबामा, या उन्होंने इस बात को नापसंद किया है कि ओबामा ने अपनी मुस्लिम रूट्स को इतना हाईलाइट नहीं किया है? और उसके साथ में जो फीमेल पॉपुलेशन है जो हिलरी क्लिंटन को वोट देना चाहती थी और फिर उनको नॉमिनेशन नहीं हासिल हुई डेमोक्रेट पार्टी की, उनकी अब किस तरफ टेंडेंसी है, वो किस तरफ लीन कर रही हैं? हिलरी क्लिंटन के जितने भी वोटर्स हैं वो तो हिलरी क्लिंटन ने ऑफ कोर्स वो तो फेवर किया है बराक ओबामा को, और बराक ओबामा को वो सारे वोट देंगे, उसमें तो कोई शक व शुबे की बात जी। मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो फेवरेबल है बराक ओबामा के लिए, ऑफ कोर्स बिकॉज of the civil liberties issue, inclusion issue and many other issues जो facing to the country at this time. तो मुस्लिम कम्युनिटी और साउथ एशियन कम्युनिटी इज फेवरेबल टू बराक ओबामा as well. अच्छा, और ये शायद साहब ये भी बताइएगा कि ब्रैडली इफेक्ट से तो नहीं आप डर रहे हैं? ये रिवर्स ब्रैडली फैक्टर होगा एक्चुअली। It's going to be reverse Bradley factor. Actually, people are going to say they're going to vote for McCain, and when they go behind the curtain, they'll figure out economies and countries, and people are in trouble. And ये शायद साहब यहाँ से पता चल रहा है कि आप डेमोक्रेटिक का वोटर हैं और आपने वही बात की जो पॉलिटिशियंस करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज बताइएगा थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स की एजुकेशन के लिए, कि ये जो वोट कास्ट करते हैं, आपने वोट कास्ट कर लिया बाय द वे? जी मैंने कर दिया। अच्छा, मुझे ये जरा बताइएगा कि ये वोट मैंने अर्ली वोट कास्ट करके, और मैं उसके बाद आया हूँ न्यू हैम्पशायर गया, फिर हम पेंसिल्वेनिया में। ठीक है। अच्छा, मुझे ये जरा बताइएगा कि ये जो बैलेट है, वोट बेसिकली जो है, ये कैसा होता है, किस तरह का होता है? ये पंचिंग मशीन टाइप उसमें डालते हैं, किस तरह ये आप वोटर जाता है, कैसे वो पूरा प्रोसेस जरा थोड़ा सा बताइएगा। हमारे शहर में तो ये है कि आप हमारे शहर में, हमारी स्टेट में there are voting machines and there is like 3x10 size cards. उसके एक तरफ लेफ्ट साइड पे कैंडिडेट के नाम लिखे होते हैं, उसके आगे जो बबल्स बने होते हैं जिनको आपने फिल करना होता है पेंसिल से, तो आप उस कैंडिडेट का नाम लगा दे तो उसके आगे उस बबल को जो है फिल कर देते हैं, और उसके बाद उस वोट को उस प्रोसेस में स्कैन कर दिया जाता है। राइट अवे जब आप निकलने से पहले वो स्कैन कर लिया जाता है, तो वो वोट जो है उसकी फेवर में आगे जो भी हो वो चला जाता है। इसलिए एटलीस्ट पोलिंग जो है ना वो काफी एक्यूरेट है। ठीक है, चलें शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आखिर में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका ताल्लुक चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरशिप के साथ रहता है, अगर वो इलेक्शन विन कर जाएं तो अपना वजन पाकिस्तान के पलड़े में जरूर डालते रहिएगा और उन्हें समझाते रहिएगा कि उनकी जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तान की तरफ वो फ्रेंडली होनी चाहिए और पाकिस्तान को अबैंडन करने का वो ना सोचें, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो हैं वो सॉवरेंटी हमारी को रिस्पेक्ट करते हुए पाकिस्तान के सैक्रिफाइसेस को अंडरस्टैंड करें। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। है कि पाकिस्तान यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए ये फेवरेबल बात है कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट करें, तो वो तो हमारा जो सारा सिलसिला है पाकिस्तान से और साउथ एशिया से जो रिलेटेड इश्यूज हैं, ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स का बहुत कंसर्न और बहुत फोकस है इस पर। चलें, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के लिए सब कुछ फेवरेबल होगा। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब, आपका शुक्रिया। और मरियम, जैसे हम बात कर रहे थे, शाहिद साहब चूंकि इनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ और ये डेमोक्रेटिक पार्टी में अच्छी एक पोजीशन इनकी है, और ही इज बीन द एडवाइजर ऑफ हिलरी क्लिंटन एंड जॉन कैरी बोथ, लिहाजा इनसे ये रिक्वेस्ट इसलिए कर रहे थे कि अमेरिकन को थोड़ा सा समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए इंट्रिकेसीज ऑफ द वर्ल्ड एंड द डिफरेंट कंट्रीज, कॉम्प्लेक्सिटीज फेसिंग पाकिस्तान। ये एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक और ब्रेक का वक्त आन पहुंचा है और ब्रेक के बाद वापस आते हैं नाजरीन, तो बात को मजीद आगे बढ़ाएंगे। सो प्लीज सिट टाइट, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है यूएस इलेक्शंस के हवाले से और अभी हम पेंसिल्वेनिया से हमारे साथ मौजूद थे शाहिद अहमद खान साहब और बात कर रहे थे यूएस इलेक्शंस के हवाले से। मरीम, मेरा ख्याल है कि हम ज़रा एक्टिवेट करें, हमारा कराची वाले ज़रा लोग थोड़ा सा बोर हो रहे हैं और उनको भी ज़रा थोड़ा सा पूछते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई साहब से पूछते हैं कि जो बात हो रही थी वॉर ऑन टेरर के इस कैंपेन में बहुत बड़ा इशू ना बनने के बारे में, डॉक्टर साहब मुझे ज़रा बताइएगा कि वॉर ऑन टेरर जो है, अगरचे उसकी बात हुई है मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से, ओबामा साहब ने भी बात की है और दोनों डिबेट्स में जो इनिशियल डिबेट्स थी उनमें तो पाकिस्तान का नाम भी लिया गया और पाकिस्तान के ऊपर अटैक और ना अटैक करने के बारे में भी बात हुई, लेकिन यूएस वोटर के सामने उन्होंने उसको एक इशू के तौर पर नहीं पेश किया है कि वॉर ऑन टेरर हम कोई ये हमारी लिमिट है, हम इस तक जाएंगे और ये हमारा मिशन होगा, जब एकम्प्लिश हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे। तो इसमें कोई टाइम फ्रेम, कोई टाइम लाइन, इस तरह की कोई चीज़ नजर नहीं आ रही। 8 साल के बाद क्या अमेरिकन पब्लिक अंडरस्टैंड भी करती है ये सारी इंट्रिकेसीज जो इन्वॉल्व हैं बिहाइंड दिस वॉर ऑन टेरर? कुछ उनकी अंडरस्टैंडिंग में कुछ डेप्थ आई है इतने सालों के बाद? आई थिंक मैं कसाना साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी। उन्होंने पहले भी कहा कि वॉर ऑन टेरर इज़ नॉट एन इशू इन दी कैंपेन। मेरा ख्याल है वॉर ऑन टेरर इशू रही है कैंपेन में ऑल अलोंग। आखिर में आकर जो इकनॉमिक मेल्टडाउन हिट किया यूनाइटेड स्टेट्स को, फिर हमने देखा कि इकॉनमी ने सरफेस किया। क्योंकि अगर पहले जो चीज़ कभी अमेरिकन इलेक्शन कैंपेन में नहीं थी वो ये थी कि जो कांग्रेशनल इलेक्शंस होते थे वो लार्जली डोमेस्टिक इशूज़ के अराउंड लड़े जाते थे। अब के पहली दफ़ा हमने देखा कि कम अज़ कम 8 या 9 स्टेट्स में कांग्रेशनल इलेक्शंस में पाकिस्तान के हवाले से बात हुई, अफगानिस्तान के हवाले से बात हुई, वॉर ऑन टेरर के हवाले से बात हुई। हाँ, ये ज़रूर वहाँ एक नई थिंकिंग है कि स्ट्रैटेजी को रीविज़िट करने की ज़रूरत है और वहाँ भी मैं समझती हूँ मैकेन और ओबामा ने अपना अपना मौक़िफ़ बहुत क्लियरली बयान किया है। मैकेन अभी भी कमिटेड नज़र आते हैं ऑन 2 फ्रंट्स, बोथ इराक़ एंड अफगानिस्तान, जबकि ओबामा समझते हैं कि इराक़ से डिसंगेज होकर फोकस अफगानिस्तान की तरफ लाना चाहिए। उनका ख्याल है वॉर ऑन टेरर पिछले 8 सालों में सही तरह से नहीं लड़ी गई, उसका फोकस सही नहीं रहा, बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने गलतियां की और वो कमिटेड नज़र आते हैं अलकायदा को टारगेट करने के लिए। और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते अमेरिकन सेंटिमेंट को, क्योंकि जो फियर फैक्टर है, जो थ्रेट परसेप्शन है, वो अभी भी अमेरिकन पॉलिटी का हिस्सा है। चलें इस पे मेरा ख्याल है कि हम पहले जुबैर मोतीवाला साहब को ले लें लाइन पे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने छोड़ा था उनके लिए उसका जवाब लेना भी ज़रूरी है कि जो कैपिटलिज्म की बात की थी जुबैर मोतीवाला साहब, क्या मैंने उसको मिसअंडरस्टैंड किया या आप कुछ और कहना चाह रहे थे? ज़रा ये बताइएगा कि कैपिटलिज्म, ये जो इस वक्त इकनॉमिक मेल्टडाउन की जो बात हो रही है और ख़ास तौर पे जो अभी इकॉनमी की सिचुएशन है, उसमें आप क्या समझते हैं कि हमें ये कहना चाहिए, क्या हम समझ पाएंगे कि क्या कैपिटलिज्म जो है वो अपनी मौत मर चुका है या अभी वो मौत मरने के करीब है? ये ज़रा बताइएगा। सबसे पहले तो किसान साहब, मेरे को लगता है कि आपकी नशरियात काफ़ी लंबी हैं, कल 48 घंटे तक चलती रहेंगी, आप जल्दी काफ़ी कर देते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू पूरा मुकम्मल नहीं होता। मैंने हरगिज़ ये नहीं कहा कि कैपिटलिज्म जो है ना फेल हो गया है, मैं ये कहना चाह रहा था कि पहले आप देखें कि कम्युनिज्म फेल हो गया, फिर सोशलिज्म को लेके आए, वो फेल हो गया 40s में, अब कैपिटलिज्म चल रहा था कोई 30-40 साल। आप देखें जब ये वॉल ऑफ बर्लिन के बाद तो बिल्कुल सोशलिज्म ख़त्म हुआ, अब इसके बाद जब आगे चलते हैं तो कैपिटलिज्म के अंदर इतने सारे प्रॉब्लम्स खड़े हुए। अब लोग तलाश में हैं कोई वाया मीडिया के, कोई और ऐसी सिस्टम के जो कैपिटलिज्म के अंदर आए, और मेरे हिसाब से जो इस्लामिक बैंकिंग है, इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स कि कल इसको रिप्लेस करेगी या उसके अंदर कोई ना कुछ चीज़ें इसकी, कुछ चीज़ें उसकी, और ये सारी चीज़ें मिलकर एक ऐसा निज़ाम इकॉनमी का बनेगा। जो अभी ये जो निज़ाम है इसमें आप देखें दुनिया का कोई हिस्सा नहीं रुका, और दिनों की बात है, लाइक कैसल ऑफ कार्ड्स सारी चीज़ें गिर गई। आप लेमन को ले लें, आप डॉ जोन्स को ले लें, आप लंदन ले लें, आप टोक्यो, कहीं दुनिया के किसी हिस्से में, आप कराची की स्टॉक एक्सचेंज काल देखें या बॉम्बे देख लें, पूरी जगहों के ऊपर ये जो स्टॉक एक्सचेंजेस क्रैश हुए हैं, उसका भी जो है ना ये कैपिटलिज्म की एक तरह से प्रॉब्लमेटिक जो इश्यूज थे उसको लेकर ये हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ये नहीं कहा कि कैपिटलिज्म फेल हो गया, बिकॉज कैपिटलिज्म की चाइना के अंदर बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। चाइना हैज़ गॉट $1.9 ट्रिलियन वर्थ ऑफ, उसने अपने रिजर्व्स बनाए और सारी दुनिया को वो जो है ना वो जो मसनूआत है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और दे हैव बिल्ड देयर इकोनॉमी ऑन दिस कैपिटलिज्म, कमिंग आउट ऑफ द सोशलिज्म, दे हैव बिल्ड ऑन द कैपिटलिज्म। तो ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं। लेकिन जहाँ तक आज का जो इशू है चाइना की, सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू, मैं चाइना पे आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ मोतीवाला साहब।
कैरी ऑन। जी मोदी वाला साहब, आप बात कर रहे थे चाइना की, एंड आई वांटेड टू आस्क यू कि कैपिटलिज्म भी एक ऐसा सिस्टम है जिस मुल्क में राइज किया जाए फेजेस में मूव करता है। पहली फेज तो इजी रहती है बिकॉज आप उस सिस्टम को जब ट्रांसफॉर्म करते हो तो आपको उसके कई बेनिफिट्स नजर आते हैं, जैसे कि चाइना देख रहा है, उनकी पॉपुलेशन है, उसको एम्प्लॉयमेंट हासिल है, उनकी इंडस्ट्री डेवलप होती है। लेकिन अमेरिका तो उसकी लेटर स्टेजेस में इसलिए उनको प्रॉब्लम फेस हो रही है क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्री भी क्रिएट हो जाती है फिर आप सोचते हो कि आगे हम कहाँ लेके जाएं इकॉनमी को, फिर आपकी वो प्रेडेटरी अप्रोच शुरू हो जाती है, आप दुनिया में मार्केट्स तलाश करने लगते हो कि अपने मुल्क से बाहर निकल के हम कहाँ एक्सपोर्ट करें। तो अगर इस लाइन को हम देखें तो अमेरिका की क्या स्ट्रैटेजी आपको नजर आती है विज़-अ-वी इकॉनमी? डू यू थिंक कि आउटवर्ड लुकिंग अप्रोच उनकी आगे फ्यूचर में ज्यादा होगी? क्या वो चाइना में, इंडिया में, साउथ एशिया में अपनी मार्केट्स तलाश करेंगे, इस तरह वो अपने मसाइल का हल पेश करेंगे? देखिए, बात यह है कि यूएस जो है ना, आप ये अगर समझ रही हैं कि कैपिटलिज्म की कोई मैच्योरिटी होती है और वो मैच्योर हो गया और उसके बाद ये फट जाता है, ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम। बात यह है कि चाइना ने कैपिटल सोशलिज्म को खैराबाद कहा और कैपिटलिज्म को उन्होंने एंटर हुए और उसमें आज उन्होंने इसके अंदर तरक्की इतनी की कि वो इतना बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क चाइना 9% 10% हर साल की ग्रोथ लेना ये कोई मामूली बात नहीं है फॉर कंसेक्यूटिव नाउ 10 years। तो उसको जब आप देखते हैं तो वी फील दैट कैपिटलिज्म इज वेरी गुड एंड इट इज नाउ व्हाट यू सेड is that capitalism के अंदर अपनी उसकी एक खराबियां हैं, like when you grow then you got unemployment allowances to be given और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कैपिटलिज्म अपने साथ लेके आता है। और एक और बात जो कैपिटलिज्म लेके आता है वो ये है कि कुछ हाथों में बहुत ज्यादा जो है ना वो दौलत चली जाती है और उसका जब तकसीम जो है जो माशियाती तकसीम है या जो इकोनॉमिक जो आपकी जो तकसीम है वो उसके अंदर जब प्रॉब्लम पैदा होते हैं तो इस तरह के मसाइल पैदा होते हैं। व्हेन यू ग्रो too big or you cannot control yourself also। जैसे अगर आप किसी कॉर्पोरेट एंटिटी को भी देखें तो अगर आप बहुत बड़ी हो जाती है तो हमने देखा है कि वो अक्सर वो जो फेल हो जाते हैं, कुछ इस तरह का प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, तो इट इज आल्सो डिफिकल्ट। या प्लीज इफ आई मे ऐड समथिंग हियर, देखिए यहाँ यू कांट कॉल दिस अ कैपिटलिज्म फेलियर एज सच। फेलियर वहाँ हुआ है अनब्रिडल्ड कैपिटलिज्म का, जहाँ हमने इंटायरली जो रोल ऑफ द स्टेट था उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब हमने हर चीज़ मार्केट के ऊपर छोड़ दी ना। तो मार्केट जो है फिर वो नीड्स को केटर नहीं करती, मार्केट जो है वो प्रॉफिट्स के लिए काम करती है। शायद डिबेट यहाँ है और मेरा ख्याल है जिस तरह की फंडिंग हमने यूएस में और यूके में देखी जो स्टेट की तरफ से आई, वहाँ वी आर नॉट सीइंग द एंड ऑफ कैपिटलिज्म, वी आर सीइंग अ रिवाइवल ऑफ द रोल ऑफ द स्टेट इन द इकोनॉमीज। लेट्स गो टू लाहौर नाउ। और लाहौर में भी हमारे साथ शामी साहब और इरशाद आरिफ साहब, मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा सा खासी देर के बाद उन तक हम पहुँचते हैं तो वो ज़रा बोर हो जाते हैं। शामी साहब से ज़रा बात करूँगा। शामी साहब, इसमें एक चीज़ ज़रा मुझे बताइएगा, हमारी ज़रा कम्युनिकेशन अभी वो कराची से शिकायत आ रही थी कि आप ज़रा जल्दी जल्दी हमें काट देते हैं, लेकिन हमें ये डर होता है कि जो दूसरा सेंटर है वो कहीं बोर ना हो रहा हो, और आपने चूँकि कई मज़ीद अच्छे अच्छे और ख़ूबसूरत काम भी निभाने होते हैं अखबार के, तो वो भी आप कर सकें। लेकिन मुझे ये बताइएगा, इस वक्त जो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तान में यूएस इलेक्शंस को कवर कर रहे हैं और बात कर रहे हैं यूएस इलेक्शंस की, जो कि हमारा इशू वहाँ पे इतना ऐसा नहीं है, और हम कहते हैं जी कि अमेरिकन प्रेसिडेंट आएगा तो वो पाकिस्तान के मुतालिक क्या सोचेगा और पाकिस्तान के मुतालिक क्या उसके इशूज़ होंगे, कि किस हद तक ये हक बजानिब है कि हम यहाँ बैठ के ये सोचते रहें कि जो प्रेसिडेंट आएगा उसकी पाकिस्तान के ऊपर क्या पॉलिसी होगी, किस तरह पाकिस्तान के साथ डील करेगा, क्या वाकईतन वहाँ पे कोई बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान, और क्या वाकईतन उनकी जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पाकिस्तान से बहुत कंसर्न हैं और वो पॉलिसी जब बनाते हैं तो उनको बड़ा फिक्र लगा हुआ होता है। जिस तरह मैं थोड़ा सा ये कोट करता चलूँ कि जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनकी मैडम ऑलब्राइट, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान इज़ एन इंटरनेशनल माइग्रेन। तो क्या वाकईतन पाकिस्तान इज़ एन इशू इन द यूएस फॉर द इंटरनेशनल एंड यूएस पॉलिसी मेकर्स? देखिए किसाना साहब, बात यह है पाकिस्तान के और अमेरिका के ताल्लुकात अब कई अशरों पर मुहित हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात सिक्योरिटी के हवाले से इब्तदाई से कायम हुए, लेकिन अब जो सूरत हाल है उसमें तो अमेरिका हमारा हमसाया बन चुका है, यानी अफ़गानिस्तान में मौजूद है। और वार ऑन टेरर की जो भैया बात कर रहे थे उसके हवाले से भी अब अमेरिकन सोसाइटी जो है उसमें एक कंसेंसस है कि अल-कायदा और उसामा बिन लादेन वो इन्हीं इलाकों में कहीं पाए जाते हैं। तो अफ़गानिस्तान
और पाकिस्तान के कबायली इलाकों को ये समझा जाता है कि यहाँ ये अलकायदा के मराकज़ हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है अमेरिका में। और दोनों जो उम्मीदवार हैं सदारती, वो ये बात कहते भी हैं, इस पर यकीन भी रखते हैं, चाहे हमें इससे जितना भी इख्तलाफ क्यों ना हो। इस लिहाज से वो उनका फोकस जो है वो पाकिस्तान के कबायली इलाके हैं, और ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है और पाकिस्तान की सूरत हाल है। अभी आप देखेंगे ये जो इलेक्शन गुजर रहे हैं, इस दौरान में पाकिस्तान का जितना जिक्र आया है, इससे पहले कभी किसी कैंपेन में पाकिस्तान का इस तरह जिक्र नहीं आया था। तो इससे मालूम होता है कि अमेरिका को जो अपनी सिक्योरिटी है वो इन इलाकों के हवाले से देखना पड़ रही है, और वो ये समझते हैं कि यहाँ अल-कायदा के जो ब्रीडिंग सेंटर्स हैं उनको ख़त्म करना होगा, और वार ऑन टेरर का जो एंड है उनके नज़दीक, या उसमें जो कामयाबी है वो यही है कि वो इन इलाकों पे जो वो ये शुबा पाया जाता है, ये उनके नज़दीक यकीन पाया जाता है कि यहाँ वो तमाम अनासिर मौजूद हैं जो उनको मतलूब हैं, तो उनका सफाया वो करें, और अगर उसामा बिन लादेन को पकड़ सकते हो तो वो पकड़ लें। तो इस लिहाज से पाकिस्तान की एक बड़ी ख़ास अहमियत है, और हमें क्योंकि अब अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, सिक्योरिटी के भी रहे हैं, और अब इस वक्त माली ताल्लुकात भी इस लिहाज से हैं कि पाकिस्तान का बजट जो है वो उसमें डेफिसिट होता है। लेकिन शामी साहब, इसमें एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि आपको मालूम है कि जनरल पेट्रेस साहब जो हैं वो भी यहाँ पे आए हुए थे, और साथ रिचर्ड बाउचर साहब भी थे, और आपको मालूम है कि अब जो अगर नया सेटअप आता है तो ये कुछ लोग चेंज होंगे जनरल पेट्रेस साहब के अलावा। तो क्या आप समझते हैं कि ओबामा के आने के बाद हमारा जो वॉर ऑन टेरर के ऊपर जो कम्युनिकेशन था, जो एक वन विंडो शॉपिंग हुआ करती थी पहले, वो अब जाहिर है कि नहीं है। एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट आ चुकी है, प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, फिर नेशनल असेंबली ने करारदाद जॉइंट पार्लियामेंट ने जो कर दी हुई है पास, उसका भी जाहिर है कि उन्हें पास करना पड़ेगा। तो क्या आप समझते हैं कि जो नया सेटअप आएगा उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन जो है वो अच्छे तरीके से हो पाएगी विद प्रेजेंट सिनेरियो? देखिए, ये अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन करना उनकी भी मजबूरी है और हमारी भी मजबूरी है, और हमें एक दूसरे को अपनी बात समझानी है और एक दूसरे की बात समझनी है। इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। हम जो कुछ भी कह लें और जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और अमेरिकन लीडरशिप भी जिन अल्फाज में और जिस लहजे में जो चाहे बात कर ले, ये एक हकीकत है कि जो वार ऑन टेरर है उसके हवाले से पाकिस्तान और अमेरिका एक दूसरे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हम तो अमेरिका की, देखिए अमेरिका के अंदर जो अब ओबामा आएंगे तो लहजे में फ़र्क आएगा, हिकमत अमली में फ़र्क आएगा, लेकिन जहाँ तक सब्सटेंस का ताल्लुक़ है कि उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं पैदा होगा। और पाकिस्तान पाकिस्तान से ताउन अमेरिका की ज़रूरत है, और पाकिस्तान की ज़रूरत यह है कि वो अमेरिका को ये बात समझाए कि वो उसको अपने और पाकिस्तान के दायरा कार को खल्त बल्त ना करे। आज भी हमारे वज़ीर आज़म ने ये बात कही है कि नए सदर को ये पाकिस्तान पर मिसाइल हमले जो है वो रोकने होंगे। जी, इरशाद आरिफ साहब, आपसे हम ये पूछेंगे कि इन कैंपेन्स में कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का भी काफ़ी जिक्र आया है कि पैलेस्टाइन पीस प्रोसेस को आगे जारी रखा जाएगा। कश्मीर के बारे में रिसेंटली स्टेटमेंट आई ओबामा साहब की कि कश्मीर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान में ताल्लुकात ख़राब हैं, तो इस मसले को हल करना चाहिए। ओवर द डेकेड्स तो हम देखते आए हैं कि अमेरिका का एक नेचुरल बायस था इजराइल के टुवर्ड्स, इसलिए वो मसला कभी जल्दी में हल नहीं हो पाया, ना कभी अमेरिका ने उसको हल करने के लिए कोई जल्दबाजी दिखाई है। अब अचानक कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे एम्फेसिस क्यों आ रहा है? ये इसलिए कि ये जो मसला फ़लस्तीन था या कश्मीर था, ये हमारे मसाइल थे। वो मशरिक़ वस्ता का मसला था या मुसलमानों का मसला था, कश्मीर हमारा मसला था। लेकिन ये वार ऑन टेरर ने बहरहाल बावर कराया है कश्मीरी अमरीकी क़यादत को कि जब तक आप इश्यूज़ जो हैं वो हल नहीं करेंगे और आवाम को उन मसाइल से नहीं निकालेंगे जिनमें वो अशरों से मुब्तला हैं और जिसकी वजह से उनके वो हर्ट भी हो रहे हैं, उनमें गुस्सा भी है और वो समझते हैं कि हमारे साथ मुसलसल ज़्यादती हो रही है, इनको एड्रेस करें, इनको हल करें ताकि वो जो आप एजेंडा रखते हैं तरक्की का, खुशहाली का, अमन का, सुकून का, उस पर अमल हो सके। तो मैं समझता हूँ कि अब सीरियसली अगर अमेरिका वाकई दुनिया में चेंज चाहते हैं,
अपना तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, अपना इमेज ठीक करना चाहते हैं, तो उन्हें इस तरफ आना होगा और सीरियसली आना होगा। पहले की तरह नहीं होगा कि बुश साहब वादे किए फ़लस्तीनी अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ भी उनका एक वादा था, लेकिन अमलन कुछ नहीं हुआ। एक मैं छोटी सी बात करना चाहता हूँ, जो आपने ज़ुबैर मोतीवाला साहब से सवाल किया था, अगरचे वो बड़े डिफेंसिव हो गए और उन्होंने कहा कैपिटलिज्म का कोई फ्यूचर इतना ख़राब नहीं है। देखिए, किसी सिस्टम की नाकामी उस वक्त सामने आती है जब वो अपने अंदर पैदा करदा खराबी को ठीक करने की पोजीशन में ने और दूसरे सिस्टम की तरफ रुजू करे। आपको याद होगा कि जब सोवियत यूनियन में हालात ख़राब हुए तो गोरबाचोफ ने मार्केट इकॉनमी की तरफ रुजू किया और G7 से और दूसरे ममालिक से इमदाद भी तलब की और ये साबित किया कि हम ख़ुद अपने सिस्टम के ज़रिए अपनी इकॉनमी को दुरुस्त नहीं कर सकते, अपने सिस्टम को महफूज नहीं रख सकते। अब भी अमेरिका ने और बरतानिया ने यही किया है कि वो जो फ्री मार्केट इकॉनमी का उसूल था उसको बालाए ताक रख कर बैंकों को, बाज़ बैंकों को नेशनलाइज किया गया, जो है स्टेट का पैसा जो है उसमें शामिल किया गया और वो तरीके इख्तियार किए गए जो कि फ्री मार्केट इकॉनमी में, कैपिटलिज्म में उनका कोई ताल्लुक नहीं है। वो एक कम्युनिज्म और सोशलिज्म की एक अच्छा मरियम शादारी साहब ने एक तरफ इशारा किया है कि कैपिटलिज्म जो है एक डिबेट है जो कि हम किसी अलग प्रोग्राम तक उठा रखते हैं कि कैपिटलिज्म इस वक्त क्या सिचुएशन में है और किस तरह के मसाइल जो हैं वो वहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन एक ब्रेक का मज़ीद वक्त आन पहुँचा है। मैं माजरत चाहता हूँ, हमें बहुत से जो कॉलर्स हैं वो कॉल्स कर रहे हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास पैनलिस्ट भी थे, उनके साथ भी बात करना ज़रूरी था। उनकी कॉल्स हम लेंगे इंशाल्लाह और ये कंटिन्यू करेगी ट्रांसमिशन आज से लेकर कल तक। और इसमें मुख्तलिफ हमारे जो कॉम्पेयर्स हैं 2-2 की शक्ल में, 3-3 की शक्ल में आते रहेंगे, आपसे बातें करते रहेंगे और आपके जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। और ख़ासतौर पर अमेरिका से हम मुख्तलिफ लोगों से बातें करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि वो किस बुनियाद पर वोट डाल रहे हैं और जिन लोगों ने नहीं डाला, जो वोटर्स नहीं हैं, वो अब क्या सोच रहे हैं और क्या उनके प्लान्स हैं। हमारे नंबर्स एक दफ़ा फिर आप नोट कर लीजिएगा, 920654 921265 ये 2 नंबर्स हैं। आप इस पर हमें कॉल्स करके अपने जो भी क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजू पर मज़ीद बात करेंगे। सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है यूएस इलेक्शंस के हवाले से और जो इश्यूज़ हैं वहाँ पे कैंपेन में जो इश्यूज़ रहे हैं, आज उनका जो इलेक्शन डे है वो इश्यूज़ यहाँ पे आज मुंतज हो रहे हैं। देखते हैं कि जो ट्रेंड्स हैं, क्या जो पोल्स आ रहे हैं वही हमें सही तरफ इशारा कर रहे हैं मरियम, क्योंकि अक्सर पोल्स जो हैं उनमें ओबामा साहब को लीड में दिखाया गया है। जो कि पोल्स का मार्जिन काफ़ी टाइट था और काफ़ी क्लोज कंपटीशन ये था और वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कि क्या रिजल्ट्स आएंगे, वो तो जब तक वी विल बी इन सस्पेंस जब तक कि एक्चुअली रिजल्ट्स आउट नहीं होते। इसमें जो इलेक्टोरल प्रोसेस है थोड़ी सी उसकी भी बात कर लीजिए, क्योंकि उसमें जो आपको मालूम है कि पहले प्राइमरीज होती हैं, प्राइमरीज भी आपने कहा कि एग्जॉस्टिव प्रोसेस है और वो है 1.5 साल तकरीबन इसी प्रोसेस में चलते रहते हैं लोग। फिर साथ साथ फंडिंग भी होती है, उनकी फंड रेजिंग होती है, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो गई है। साथ साथ आपने देखा कि अभी लास्ट वीक ओबामा ने आधे घंटे का एड जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स को दिया। CNN वगैरह ने डिक्लाइन कर दिया कि हम ये नहीं करेंगे, लेकिन बाकी चैनल्स को उन्होंने आधे घंटे का एड जो कि अनबिलीवेबल और अनप्रेसिडेंटेड है वो उन्होंने दिया है। इंटरनेट से उन्होंने बहुत ज़्यादा फंड रेजिंग की और इंटरनेट पे कैंपेन अपनी वो भी की है। और साथ साथ जो प्राइमरीज के बाद फिर ये जो इलेक्शन आता है उसमें इलेक्टोरल कॉलेज, आपको पता है कि इलेक्टोरल कॉलेज जो है 538 इलेक्टोरल वोट्स हैं पूरे इस कॉलेज में, जो कि मुख्तलिफ जो पोल्स हैं वो कह रहे हैं कि 291 तक ले जाएंगे ओबामा, जो कि 270 इज द मैजिक नंबर, वो मैजिक नंबर है जो कि अगर वो ले गए तो वो तो जीत जाएंगे। और जो मैकेन साहब हैं वो खासा लैग बिहाइंड कर रहे हैं और इसमें अभी सूरत हाल क्या बनेगी ये तो जाहिर है कि अभी हमें कल तक पता चलेगा। लेकिन जो सूरत हाल मुख्तलिफ बैटल ग्राउंड स्टेट्स की जो हम बात कर रहे थे, जिसमें खासतौर पर फ्लोरिडा पे बड़ा वो जिक्र कर रहे हैं, वोट्स भी काफी ज्यादा है फ्लोरिडा की इलेक्टोरल कॉलेज में, इंपॉर्टेंस उसमें मसला ये है कि जो देखें, जो हमारा जो अगर हम मैप देखें तो जो ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है ये दोनों ब्लू कोस्ट हैं,
और दोनों ये कोस्ट जो है ये डेमोक्रेटिक टुवर्ड्स लीन करते हैं, और जो सेंटर कंजर्वेटिव अमेरिका है वो रिपब्लिकन्स की तरफ, वो कंजर्वेटिव अमेरिका जो है वो वहाँ पे अब जो सूरत हाल है खासतौर पर फ्लोरिडा में, जो कि आपको मालूम है कि सदर बुश साहब की स्टेट है और साथ उनके भाई वहाँ पे गवर्नर थे और वो ख़ुद टेक्सास से बिलोंग करते हैं, लेकिन वो चूँकि दोनों स्टेट्स में खासा बड़ा स्टेट्स का एक सिलसिला है तो वो वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि वो किसी तरीके से उसको होल्ड बैक कर लें। लेकिन जो डेमोक्रेट्स जिनसे भी हमारी बात हुई है वो कह रहे हैं कि जी हम फ्लोरिडा भी विन करेंगे। अभी तक वो अनडिसाइडेड है, लेट्स सी कि वो वहाँ पे क्या होता है। जी बिल्कुल, ये देखते हैं स्विंग वोट्स या स्विंग स्टेट्स किस तरफ स्विंग करेंगी, किस तरफ स्विंग करेंगी। और अब ये भी देखना है कि एक्चुअली अमेरिका का ट्रेडिशनली तो ये आ रहा है कि जो उनकी कम्युनिटीज़ हैं उनका भी वोट किस तरफ जाता है। इन्होंने हिस्पैनिक कम्युनिटीज़ को काफ़ी अट्रैक्ट करने की कोशिश की अपनी तरफ, लेकिन साथ साथ में हम ये देखते हैं कि जहाँ इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की सिलेक्शन की है दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स ने, उन्होंने अपनी वीकनेसेस को ऑफसेट करने की कोशिश की है। जैसे जेंडर का वोट खींचने की कोशिश की है मैकेन साहब ने। ऑल्सो अनदर रीज़न वॉज कि मैकेन रिपब्लिकन्स में जनरली एक मॉडरेट रिपब्लिकन समझे जाते हैं, जबकि सारा पैलिन जो है शी इज़ मोर ऑफ अ हार्ड लाइनर, शी इज़ वेरी कंजर्वेटिव। तो उनकी कोशिश ये थी कि अगर मेरा तासुर ज़्यादा मॉडरेट जा रहा है तो मेरी वाइस प्रेसिडेंशियल की चॉइस से वो थोड़ा ऑफसेट हो जाए। चलिए, वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जो आपने बात की है ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। इस पे जरा चलते हैं कराची, और कराची से जाने से पहले मेरा ख्याल है कि हमारे साथ लाइन पे भी कुछ लोग मौजूद हैं। हम देखते हैं कि हमारे साथ कौन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कसाना साहब। जी वालेकुम सलाम। गुलाम नबी फाइज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कश्मीर अमेरिकन काउंसिल के चेयरमैन डॉक्टर गुलाम नबी फाइज साहब वाशिंगटन से। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी जी सलाम भाई। डॉक्टर साहब, आपसे कश्मीर के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन आप चूंकि वाशिंगटन में हैं और जो पावर कॉरिडोर्स हैं उनमें आपका आना जाना अक्सर रहता है, और कैपिटल हिल पे आप अक्सर पाए जाते हैं मुख्तलिफ सेनेटर्स और कांग्रेसमैनों के साथ बातें करते हुए, और कश्मीर के ऊपर आप लॉबिंग करते हुए नजर आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त ओबामा ने स्टेटमेंट भी दिया है कश्मीर के हवाले से, और उन्होंने कहा है कि कश्मीर का रेजोल्यूशन जो है वो होना चाहिए। आप कितनी हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं कि अगर ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन आती है, इन प्लेस आती है, तो वो कश्मीर के इशू को बैक बर्नर से उठा के सामने ले आएगी और उसको हल करने की रियलिस्टिकली और सिंसेरली कोशिश करेगी? जी आपका बुनियादी तौर पर आप ये देखना है कि ये जो स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने पिछले हफ्ते दिया था MSNBC पर, ये कोई आइसोलेटेड स्टेटमेंट नहीं है, बल्कि इससे पहले भी दो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आए हैं। एक तो आया था सितंबर 25 को, जिस वक्त उससे पूछा गया था कि ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की बात हो रही है साउथ एशिया में, इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो उन्होंने कहा, ओबामा ने कहा कि इसका रूट काज है कश्मीर, तो हमें कश्मीर के बारे में बात करनी चाहिए। और ये जो अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, इसकी बहुत यूनिकनेस ये है कि सवाल न कश्मीर पर था, न पाकिस्तान पर या इंडिया पर था, सवाल था अफगानिस्तान पर। तो उसने कहा कि अफगानिस्तान में अगर हमें कामयाबी चाहिए तो हमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो इशू है कश्मीर, उसको रिजॉल्व करना चाहिए। और तीसरी और अहम बात आप जानते हैं, आप यहाँ रहे हैं, ब्रूस राइडल जो बिल क्लिंटन के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में साउथ एशिया के मुशीर थे, उन्होंने जुलाई में एक स्टेटमेंट दिया जो आजकल ब्रुकिंग्स में है। उन्होंने कहा कि ये जो अफगानिस्तान की वार है, वो पर्टिकुलरली वार अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म, इसमें हमें पाकिस्तानी सोसाइटी की 3 सेगमेंट्स की सपोर्ट चाहिए। एक पाकिस्तानी आर्मी, दूसरी पाकिस्तानी हुकूमत और तीसरा पाकिस्तानी अवाम। और ये तीनों जो है, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है, ये ब्रूस राइडल की रिपोर्टिंग है। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू है वो कश्मीर है। लिहाजा मैं अगली गवर्नमेंट को या अगली एडमिनिस्ट्रेशन को ये सजेशन देता हूं कि वो कश्मीर पर अपनी प्रायोरिटी को जाहिर करे। तो इसीलिए ये जो तसलसल है, इससे हमें ये खुशी है कि ये जो इनकी एडवाइजरी काउंसिल है, चाहे उसमें मैडिन ऑलब्राइट है, चाहे उसमें प्रिजन ऑफ क्या नाम है उसका है, तो इन्होंने इनको ये कहा है कि अफगानिस्तान पर तब तक कामयाबी नहीं हो सकती है जब तक कि ना पाकिस्तान साथ दे, और पाकिस्तानी हुकूमत या पाकिस्तानी अवाम तब तक पूरी के साथ आपका सपोर्ट नहीं दे सकते जब तक कि ना आप कश्मीर पर। लेकिन मुझे आप ये बताइएगा, बीइंग कश्मीरी, मुझे ये बताइएगा कि आप किस हद तक चाहते हैं कि ओबामा आए, और आप समझते हैं कि अगर वो आए तो आप ऑप्टिमिस्टिक आप होंगे कि कश्मीर के मसले के ऊपर कुछ ना कुछ रेलेवेंस और कुछ ना कुछ जो है वो फॉरवर्ड मूवमेंट होगी? साहब, इसमें एक्चुअली मैं ऐड करना चाहूँगी कि साउथ एशिया में हम हमेशा डिबेट करते हैं
कि अमेरिका प्रो पाकिस्तान है या प्रो इंडिया है, बट द बॉटम लाइन इज दैट अमेरिका इज प्रो अमेरिका। तो अगर वो कश्मीर की बात करते हैं तो आपकी नज़र में क्या उनका इस इलाके में भी कोई ख़ास स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हो सकता है, या उनको ये जेन्युइन ख्याल आया कि अगर हम इस मसाइल को हल करेंगे तो हमारे अपने मसले के हल में हमें मदद मिलेगी? जी फैसल, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट अंदाज से ये सवाल पूछा है, क्योंकि असल में जो अमेरिकन नेशनल इंटरेस्ट है वो जो अमेरिका है, तो इसीलिए ना ये प्रो इंडिया है ना प्रो पाकिस्तान है इस पर्टिकुलर इशू में। क्योंकि जब आप वार अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म की बात करते हैं तो ये इनकी जो एडवाइजरी काउंसिल है फॉरेन रिलेशन कमेटी में जितने भी उसमें लोग हैं, तो इस वक्त वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम आ रहा है कि सेनेटर केरी जो है वो शायद फॉरेन मिनिस्टर हो सकते हैं अमेरिका के, जो भी है इनकी एडवाइजरी काउंसिल। उन्होंने इनको मुतमईन किया है बराक ओबामा को कि पाकिस्तान की सपोर्ट आपको लाजमन चाहिए, ये जो वार अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म है, और पाकिस्तान में जो है मसले कश्मीर जो है मरकजी हैसियत रखता है, इसीलिए इट गोज इन द वेरी नेशनल इंटरेस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कि कश्मीर के बारे में ये पेशरफ दिखाएं। तो इसलिए वो हमारे फेवर में भी जाता है, क्योंकि अमेरिका का वैसे भी बाईपार्टिसन सपोर्ट रहा है राइट फ्रॉम नंबर डे वन, वेदर इट वाज हैरी ट्रूमन, बिल क्लिंटन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश। तो इन्होंने हमेशा ये सपोर्ट दिया है कि मसले कश्मीर हल होना चाहिए। नाउ इट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी इसलिए कि मैं कश्मीरी अमेरिकन हूँ, आप इसलिए कि आप यू आर द फ्रेंड ऑफ कश्मीर, कि ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी इनको हम वी हैव टू रीडबल आवर एफर्ट। तो इसलिए जो हमारे फेवर में बात जाती है वो ये है कि अमेरिका की जो अंडरस्टैंडिंग है कश्मीर के बारे में, that is in accordance with the wishes and the aspirations of the Kashmiri people. अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर फैज साहब आखिर में कि जाहिर है कि वहाँ पे मुसलमानों का हमें पता चला है कि वो खासी बड़ी तादाद में ओबामा को वोट कर रहे हैं। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन मुझे फौरी तौर पे ब्रेक पे जाना पड़ रहा है, आप होल्ड कीजिएगा, हम वापस आएंगे ब्रेक से तो आपसे दोबारा ये क्वेश्चन करेंगे। नाजरीन एक फौरी ब्रेक लेनी पड़ रही है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करते हैं। सी यू इन अ बिट।